कुछ एक्ट्स को देखेंगे, फिर हम 1853 1853 से लेकर के इसके आगे नेक्स्ट पार्ट के बाद 1909 1909 तक के पार्ट को कवर करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट 1919 और 1935 के पर्टिकुलर पार्ट को कवर करेंगे। यानी कि 3 सेगमेंट्स में हम इसको पार्ट को कवर करने वाले हैं। है क्या ये पर्टिकुलर ओवरऑल टॉपिक की बात की जाए अगर हमारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो आप संविधान पढ़ने वाले हैं, यानी कि संविधान के अलग-अलग प्रावधान, अलग-अलग आर्टिकल्स, अलग-अलग नियम आप पढ़ेंगे, जब संविधान जब स्टार्टिंग करेंगे, उसका विकास कैसे हुआ? मतलब इमीडिएटली तो कोई संविधान बन नहीं गया हमारा, उसको बनने में भी 2 साल, हमको 11 महीने 18 दिन देखने को मिले। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? मतलब पास्ट में ऐसा क्या-क्या नियम हमारे लागू किए गए थे और उनमें से कौन-कौन से नियम हमने ऐसे लिए जो कि वर्तमान के संविधान में भी एग्जिस्ट करते हैं। उसका बैकग्राउंड आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवैधानिक विकास। तो ये आपको जो एग्जाम में अप्रोच रहेगी, एग्जाम में जब सवाल आएंगे हमारा, तो सीधा बहुत रेयर है कि आप क्वेश्चन आएंगे कि वो डायरेक्ट फैक्ट पूछ ले, क्योंकि पहले आज से 2-3 साल पहले की बात की जाए तो बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आया करता था जो इसमें लिख रखा है। आजकल कंपैरिजन से सवाल आता है, जैसे लास्ट ईयर ही पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, एक फैक्ट इस पर्टिकुलर हमारे टॉपिक से उठाया गया था और एक वर्तमान में क्या चलता है उससे उठाया गया था और कंपेयर करके स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवैधानिक विकास। ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक बन जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे 3 ओवरऑल सेगमेंट्स में। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट ये नहीं है कि मेंस में नहीं आता, पास्ट में एक दो बार इस तरह के सवाल हमको देखने को मिले हैं कि हाँ इससे कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन भी डायरेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हिस्ट्री है तो फैक्ट्स ज्यादा रहते हैं हमारे, इसीलिए सवाल भी जब आते हैं टू द पॉइंट वाले हमको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस पार्ट में आपको समझने में। और नोट्स की तो चिंता करनी नहीं है, तो नोट्स की बहुत समय से हमारे कई साथी पूछते हैं नोट्स कैसे बनाएं। इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा एग्जाम के लिए याद रखने में और लिखने में। इसी सेम अप्रोच का और यही पॉइंट आप जाकर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीजों को आप अच्छे से हमारा कवर कर पाएंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट हमारे एक्ट्स पढ़ेंगे। रेगुलेटरी एक्ट 1773 हमारा, फिर पिटसिंग एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, इनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है टॉपिक का बैकग्राउंड आपको क्लियर होगा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेरी गुड इन ऑल ऑफ यू। जी चलिए, क्लास की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड हो जाता है, तो क्या क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा बताओ, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में किस किसको पता है? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा है, सुना है, ऐसा कुछ कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो? पढ़ा है ना, तो सुना भी है, चलो कुछ ने सुना है, कुछ ने पढ़ा है। मतलब कुछ ऐसे भी है जो कि हमारा अब पहले से अवेयर है सिलेबस से या कुछ छोटा बहुत पढ़ रखा है, और कुछ ऐसे भी है जो हमारा अब इसको हम नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से। वॉइस का दिक्कत आ रहा है? ओके अभी चेक कर लेते भैया, जस्ट मिनट रुको, वॉइस खराब हो रहा है। अभी चेक करो भैया, अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सभी क्लियर आ रहा है, कुछ का क्लियर था, कुछ नहीं था, हमने फिर रिफ्रेश कर दिया, तो उम्मीद है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है चलिए, बैटल ऑफ बक्सर जो हमारा हुआ था एक्चुअल में 1764 में हुआ था, 1764 में हमको ये बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है। इस युद्ध का परिणाम कुछ इस तरह से रहता है, जिसको आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से। यहाँ से सुनिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से हमारा एक पर्टिकुलर ट्रीटी होती है। कब होती है? अगर आपको डेट पूछी जाए तो डेट लिख सकते हैं, वैसे आप ईयर याद रखें तो मोर देन इनफ रहेगा। 1765 के अंदर ये हमारी ट्रीटी होती है, 1764 के अंदर युद्ध होने के बाद में। और अगर डेट आपको अगर बाय चांस पूछा जाए तो 12 अगस्त की आपको डेट याद रखनी है। वैसे डेट इतना नहीं पूछा जाता है तो हमारे लिए इतना भी मोर देन इनफ रहेगा कि अगर हमको ईयर याद है तो भी काफी रहेगा। 12 अगस्त को ये ट्रीटी होती है हमारी, और 1765 का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। 16 अगस्त को सेकंड ट्रीटी होती है, 16 अगस्त को सेकंड ट्रीटी होती है। इसकी पहली ट्रीटी हमारे काम की है, तो 12 और 16 दोनों राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 और 16 बिल्कुल राइट आंसर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हम 12 अगस्त की ट्रीटी की बात कर रहे हैं, संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है चलिए, होता क्या है यहाँ पर कि सर इस पर्टिकुलर वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव दो लोगों के सामने शर्तें रखते हैं। दो लोग कौन होते हैं हमारा? एक तो मुगल नवाब होते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड जिन्हें कहा जाता था, और मुगल एम्पायर मतलब, और एक बंगाल के नवाब होते हैं साजिदुल्लाह। इनके सामने कुछ शर्तें रखते हैं, और शर्तें रखते हुए एक बात यहाँ पर हमारे कहते हैं कि सर 3 इंपॉर्टेंट राज्य, 3 राज्य कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये उस समय के प्रांत हुआ करते थे। 3 इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर राज्यों के दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार जो है इसको दे दी जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, भूमि पर कर लगाने का अधिकार, लैंड रेवेन्यू, यानी कि भू राजस्व जो हुआ करता है उसको कलेक्ट करने का अधिकार दे दी जाए। जैसे पहले वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसान अपनी पर्टिकुलर उपज में से एक पर्टिकुलर टैक्स के रूप में मुगल एम्पायर को, यानी कि मुगल सम्राट को दिया करता था, वैसे ही पर्टिकुलर स्थिति यहाँ पर की गई थी कि सर युद्ध हार गए हो, अब हमारी शर्त है कि 3 पर्टिकुलर प्रांत बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इनके जो दीवानी राइट्स है ये आप हमें दे दीजिए, यानी अब से हम ही टैक्स लगाएंगे और हम ही कलेक्ट करेंगे। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपका होगा जो कि आपको मिल जाएगा, वो हम दे देंगे आपको, थोड़ा सा पर्टिकुलर जो मिलना चाहिए था वो आपको हर साल थोड़े थोड़े समय के अंदर दे दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। इसके अलावा और क्या किया गया था? इलाहाबाद कोर्ट वाला जो रीजन था, यानी कि आसान भाषा में और आसान भाषा में बात करें तो निजामत राइट्स जिसे कहा जाता है। निजामत राइट मतलब पुलिस, कानून व्यवस्था, इसको अपने अंडर ले लेना। ये कहा गया नवाब को और हमारे बंगाल के मुगल एम्पायर को, शाह आलम को, कि सर दीवानी राइट्स के साथ साथ में हमको निजामत राइट्स भी चाहिए। निजामत राइट मतलब पुलिस और मिलिट्री का कंट्रोल भी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई विवाद हो हमारे इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर तो उसके अंदर हम उसको सुलझा सके। नवाब को इसके संबंध में हर साल 53 लाख रुपए देने की हमारी जो है वो बात हुई थी, भैया आपको इसके संबंध में थोड़ा सा पैसा भी देंगे और आप भी हमें जो है पैसा चुकाएंगे। हालांकि नॉर्मली फैसला निजाम ही कर रहा था, हर तरह का निजाम की फैसला कर रहा था, तो नाम निजामत राइट हो गया। निजाम मतलब उस समय के जज साहब हुआ करते थे, जैसे आज जज न्यायाधीश कहते हैं, उस समय का निजाम हुआ करता था, तो निजामत राइट्स वो प्रोविजन देखता था। तो इस सिस्टम से हुआ क्या, एक समस्या क्रिएट हुई हमारा जी ना। इस सिस्टम में क्या हुआ, हमारा एक समस्या क्रिएट हुई, और वो समस्या ये क्रिएट हुई कि दो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने दिखाई दी। शासन का दोहरी प्रणाली हमको यहाँ पर हुआ दिखाई देता है, और ये जो शासन की पर्टिकुलर दोहरी प्रणाली थी हमारी, इसके माध्यम से इन 3 पर्टिकुलर प्रांतों की दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार भी किसके पास आ गया? ब्रिटिश सरकार के पास आ गया। और साथ ही साथ के अंदर इन रीजन्स के अंदर निजामत राइट्स यानी कि जो कानून व्यवस्था के पर्टिकुलर प्रभाव थे, न्याय व्यवस्था थी, उन पर भी किसका कंट्रोल हो गया? ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। तो जब आपने टैक्स लगाया तो टैक्स ज्यादा लगाओगे तो कुछ लोग नहीं चुका पाएंगे। जब नहीं चुका पाएंगे तो आप कहाँ जाओगे न्याय मानने के लिए? उस समय के कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। आपने रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, माल अदालत के बारे में पढ़ा होगा, और वही वाला पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से था। हिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ा है तो यहाँ और डिस्कस करेंगे इसको। तो इस तरह से हुआ क्या कि इन रीजन्स में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना, दोहरा शासन बना। इसकी वजह से लोगों को क्या हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत हमारी होने लगी, और ऐसा कंपनी ने खूब कमाया, लोग गरीब होते चले गए। पहला स्थिति। दूसरा क्या हुआ, कंपनी में बैंक्रप्सी के हालात पर पहुंचने की हमें हालत दिखाई दी, यानी कि कंपनी दिवालिया होती है उनको दिखाई दी। कारण क्या था? भ्रष्टाचार। किसे देखकर लग रहा है पहले पॉइंट को कंपनी ने खूब कमाया, कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव का बिल्कुल सही कहा, कंपनी ने हमारा खूब कमाया, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्चुअली में कंपनी नहीं संभाल रही थी। कंपनी एक्चुअली में नहीं संभाल रही थी, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो ज्यादा पैसा कमा रहे थे। ये मान लो अगर टैक्स के रूप में आपने 10 रुपए लिया है कमाई के रूप में, तो 7 रुपए कंपनी अपने जेब के अंदर, कंपनी के ऑफिसर्स अधिकारी अपने जेब के अंदर, 3 रुपए कंपनी के अंदर।
वैसा पर्टिकुलर स्थिति देखने को मिल रही थी। दूसरा और क्या हो रहा था कि कंपनी नॉर्मली इंग्लैंड से सामान लाकर के यहाँ बेचा करती थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी और थोड़े होशियार थे। वो अपनी खुद की फैक्ट्री के सामान लेकर आया करते थे और अपने पर्टिकुलर सामानों को बेचा करते यहाँ पर लाकर के बेचते थे। कंपनी का सामान बिके चाहे बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि निजी व्यापार भी चल रहा था अधिकारियों का। एक तो करप्शन था, निजी व्यापार भी चल रहा था। तो इससे कंपनी की जो एक्चुअली हमारा क्या था कमाई थी वो डाउन हो गई। डाउन होते होते कंपनी दिवालियापन के हालात में हमारा पहुंच गई। बची कुछ कसर किसने पूरी कर दी? बंगाल के अकाल ने 1971-72 के टाइम पीरियड के अंदर। बंगाल में बहुत बड़ा अकाल आया, अकाल इतना भयानक था कि आधे बंगाल के लोग हमारे यहाँ जाकर आपके क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। चिंता ना करें, अब ड्रॉप कर दीजिए अपने डाउट्स, सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टॉपिक पूरा कर दूं, हो सकता है क्वेश्चन के आंसर हमको देखने को मिल जाए। बंगाल इतना वो हमारा अकाल जो था, वो फैमिली जो था, इतना भयानक हमारा फैमिली हुआ करता था कि आधे लोग पलायन कर गए हमारा। साथ ही साथ के अंदर जो बचे हुए आधे थे उनको खाने के लिए कोई दाना नहीं था, पशुओं के लिए कोई चारा नहीं था, ऐसे हालात थे। तो कईयों की डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब किसान के पास चुकाने के लिए टैक्स ही नहीं था, कुछ उगाया नहीं तो टैक्स कहां से देगा? तो कंपनी का जो ऑलरेडी खाली हो रहा खजाना था वो और कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को सैलरी देनी थी, भारत में अपने खर्चे निकालने थे। तो इन 3 कारणों की वजह से कंपनी की जो व्यवस्था थी भारत में वो बिगड़ गई और कंपनी गई ब्रिटिश सरकार के पास कि सर एक काम करिए, लोन दे दीजिए। क्या कर दीजिए? हमको लोन दे दीजिए। और लोन जो मांगा पर्टिकुलर कंपनी ने हमारा, ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने पूछा, भैया क्यों चाहिए तुमको लोन? तुम तो भारत के अंदर ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहे हो, तुम ही टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हो, टैक्स की रेट भी तुम रखते हो, तुम्हारे यहाँ पर जो अधिकारी है दिखाई देता है उनकी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, यानी कि खूब सारा पैसा कमा रहे हो। तो कंपनी के अंदर ऐसे हालात क्यों बने? और सन 1600 में कंपनी भारत आई थी, हमको ये पता है हिस्ट्री के अंदर कि सर सन 1600 के अंदर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं 1773 की। आवाज नहीं आ रही है? ओके, एक बार चेक कर लेते भैया, उम्मीद है ऐसा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वॉइस का इशू आ रहा है क्या भैया? करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। आ रही है ना? क्लियर है? मतलब कोई दिक्कत नहीं। एक बार गोविंद जी बैक आइए और वापस एक बार रिफ्रेश करके देखिए या रीजॉइन करके देखिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी साथ ये कह रहा आवाज क्लियर आ रही है। आज हमने शुरुआत में ही जो है माइक सही वाला लेकर यूज किया था ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर? चले। तो ये कंपनी जो है हमारा 173 साल तक शासन कर रही है, कंटिन्यूअसली यहाँ पर व्यापार कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो कंपनी को किसी भी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब बात आए पैसे की तो अब उधार लेने क्यों आए? तो ये कारण पता लगे कि भैया कंपनी में ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिससे जनता बड़ी परेशान थी। तो जब जनता परेशान थी तो विरोध तो होना ही था हर हाल के अंदर। ऑब्वियसली बात है, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब आप टैक्स भी लगा रहे हो और न्याय व्यवस्था भी आप ही देख रहे हो। इसको कहते हैं ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भैया आपको इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर टैक्स लगाने का अधिकार और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, राजस्व हमारा जो कर हुआ करता था वो लगाने का अधिकार और कलेक्ट एकत्रित करने का अधिकार भी आपके पास था। और साथ ही साथ में कभी किसी को प्रॉब्लम आई थी तो पुलिस के पास जाएगा या फिर न्याय व्यवस्था के पास जाएगा न्याय मांगने के लिए, उस पर भी कंपनी का अधिकार था। तो हो गया दोहरा शासन, न्याय व्यवस्था भी कंपनी के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन भी कंपनी के अंदर। इसी को नाम क्या दिया गया? ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन की दोहरी प्रणाली। इससे क्या था हमारा? भैया ये तो बताया शासन की दोहरी प्रणाली क्या था, है ना? तो जिस तरह से बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर और हमारा बिहार के अंदर स्थिति बनी और बची कुछ कसर इन दो पर्टिकुलर कारणों ने कर दी, तो कंपनी की गतिविधियों के बारे में ब्रिटिश सरकार को लगता है कि सर 173 साल के अंदर बड़ा गड़बड़ हुआ है। पैसा तो खूब कमाया लेकिन भ्रष्टाचार हमारा खूब फैला है। इनकी नीतियों की वजह से, इनकी दोहरे शासन की वजह से भारत के अंदर असंतोष बहुत ज्यादा देखने को मिला है और अब हमको क्या करना पड़ेगा? 173 साल बाद इंटरफेयर करना पड़ेगा। और इंटरफेयर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने किया। इंटरफेयर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने किया 173 साल के अंदर। और किसके माध्यम से किया? वो इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से किया। ये वो पहला एक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स में सवाल बना है हमारा ये। ये वो पहला एक्ट है जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार को इंटरवेन करना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये था प्रीलिम्स का सवाल, मेंस में पूछा गया सवाल है ये कि वो क्या कारण थे जिसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के को लेकर आना पड़ा, यानी कि ब्रिटिश सरकार को इंटरवेन करना पड़ा 173 सालों में पहली बार। वो ये 3 कारण है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में किसी भी तरह का कोई भी पर्टिकुलर डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये संधि उस समय इलाहाबाद के अंदर हुई थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। ये संधि जो है हमारी उस समय जो की गई थी वो इलाहाबाद के अंदर की गई थी। बैटल ऑफ बक्सर अलग पर्टिकुलर पार्ट था। बैटल ऑफ बक्सर के परिणाम के तौर पर जो संधियां नाम पढ़ते हो आप, जैसे कि ट्रीटी ऑफ सुरजीएंजन पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, तो सुरजीएंजन के अंदर ये घटना हुई थी, उस तरह से ये पर्टिकुलर पार्ट देखने को मिला था। वैसा वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ते हो, वियना में हुई थी, इसीलिए पर्टिकुलर पार्ट था। जैसे अभी आज की तारीख में आप देखते हैं हमारा अलग-अलग जो सम्मेलन होते हैं तो जगह का नाम होता है इसी को ये पर्टिकुलर हमारा जो जगह जहां पर कोई घटना घटती है उसी का नाम दिया जाता है। क्लियर? इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नाम दिया गया। चलो भैया और बताएं कोई डाउट यहाँ तक के पार्ट में? 68 बीपीएससी में आयु को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है? गोविंद आज रात को 9 बजे सेशन होगा हमारा कि एग्जाम को लेकर के पात्रता में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ऐप पर ही होगा। आप वो जॉइन कर लेना या क्लास के एंड में अपना डाउट पूछ लेना। अभी टॉपिक चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो बेटर रहेगा। ये अरे भैया जब हमारा युद्ध हारे उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शर्त रखी थी इस ट्रीटी के अंदर, इस संधि के अंदर ये शर्त रखी गई थी हमारा क्या कि सर ये पर्टिकुलर जो 3 प्रांत दिखाई दे रहे हैं बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इसकी दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दी जाए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है सर टैक्स लगाने का अधिकार और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिशर्स को दी जाए। जैसे आज आपकी गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है और हमसे टैक्स लेती भी है, वैसे बिल्कुल ये पर्टिकुलर काम होगा कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है और हमसे टैक्स लेती है, वो पर्टिकुलर अधिकार यहाँ पर हमको किसने इसको दिया जाएगा? इस ट्रीटी के माध्यम से ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा कि इन 3 राज्यों के युद्ध में हार गए थे, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा हर्जाने के रूप में ये 3 अधिकार दिए गए थे। 3 राज्यों के अधिकार किसको दिए गए थे? हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। क्लियर? कंपनी का शासन मुगल शासन तो था ही था। मुगल शासन तो बिल्कुल वो तो कंटिन्यूअसली बना हुआ था, मुगलों को तो देना ही देना पड़ेगा पार्ट था। हम कंपनी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ओनली कंपनी के रेफरेंस में संहिता। वो तो पार्ट है ही कि मुगलों का शासन हो रहा है, मुगलों को देना ही देना है हमारा। लेकिन यहाँ से हम रूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 2 के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर और ब्रॉडर फॉर्म में जाएंगे हमारा यानी बड़े टर्म में बात करेंगे, प्रॉपर हिस्ट्री के तौर पर बात करेंगे तो मुगलों का पर्टिकुलर रूल यहाँ पे क्लियर आएगा। अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट कर रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक के पार्ट में? डूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे हमारा एक और हो सकता है? देखो कंपनी टैक्स लगा रही है हमारा और न्याय भी कंपनी देख रही है। एक किसान कंपनी को पैसा दे रहा है, किसान को लगा बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, वो न्याय मांगने जाएगा किसके पास में? निजाम के पास में। निजाम स्वतंत्र नहीं है, निजाम जो है हमारा वो अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो हमारा ढंग से फैसला ले पाएगा या क्या न्याय दे पाएगा? तो नुकसान तो किसको होगा? भारतीयों को। असंतोष फैलेगा ही फैलेगा, गड़बड़ हुई एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पर्टिकुलर पार्ट है। और अगर डीप में जाए तो डूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक हिस्सा और भी है मुगल। मुगलों को तो टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ इन 3 पर्टिकुलर राज्यों में आपको नहीं देना, बाकी तो देना ही देना है। तो ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर मुगलों को भी पैसा देना पड़ रहा था और हमारा ये पर्टिकुलर सेगमेंट था जहां पर 3 राज्यों की बात की, यहाँ भी देना। तो असंतोष वही हुआ, इस वजह से डूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको देखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में सारा भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, ये पहली स्लाइड है। आपको जो डाउट आ रहा है वो आप डाउट वाले सेक्शन में डाल दो। आपके शायद स्क्रीन पर आपको दिखा होगा डाउट वाला पर्टिकुलर पार्ट, वहां डाउट वाले पर्टिकुलर सेक्शन में डाल दो। क्योंकि बीच में कई बार मैं क्वेश्चंस का आंसर करते हो या फिर बातचीत भी करते हैं, किसी चीज को रिस्पांस भी करते हो तो फिर क्या होता है वो कमेंट्स में छुप जाता है। तो डाउट वाले सेक्शन में डाल दो तो आराम से पढ़ पाऊंगा, ओनली डाउट वाला पर्टिकुलर। ठीक है? ओके और बताएं। हाँ, क्लाइव था, क्लाइव उस समय बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चले आगे भैया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बैंक्रप्सी से और करप्शन से दिक्कत क्यों हुई? चलो कोई बात नहीं है। अरे किसने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय हमारे स्थिति में हो गया? चलो कोई बात नहीं, सेट पर्सपेक्टिव होता है।
हमने ये कहा था आपको कि जब बैंकरप्ट होने लगी तो खजाना खाली होने लगा, कंपनी गई लोन मांगने के लिए। किससे लोन मांगने के लिए गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को लोन देना था, उस समय हमारा किंग या क्वीन वगैरह जो हुआ करती थी उनसे लोन देना था। तो लोन देने से पहले पूछेगा तो सही कि भैया तुम अकेले यहाँ पर शासन कर रहे हो 173 पर्टिकुलर ईयर से, तो फिर क्यों लेने आए हो? तो कारण तो पता लगेगा कि खूब सारा भ्रष्टाचार है। तो मान लो भ्रष्टाचार तो एग्जिस्ट करता है और लोन तुमको दे दिया जाए, तो उससे क्या भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हो जाएगी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो करने पड़ेंगे, प्रशासनिक चेंजेस तो करने पड़ेंगे, ये वो कारण था भैया। सुनो ध्यान से, ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में आएगी। क्लियर? और जो बीच में ऐड हुए थे मैंने उनको भी आंसर कर दिया। आगे बढ़ जाऊँ? सबको क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट वापस बता दूं, लो भैया तो सुन लो और सुन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में रेवेन्यू कलेक्शन में कमी होगी। कमी कैसे हो गई हमारा? जैसे बंगाल में अकाल आ गया। बंगाल में क्या आ गया? अकाल आ गया। जब बंगाल में अकाल आया तो फिर कुछ उग ही नहीं रहा था हमारा। जब कुछ नहीं उग रहा था तो टैक्स क्या दोगे? पैसा कहां से लेकर आओगे? भाई कुछ उगेगा तो जाकर के बेचोगे, या फिर उसमें से कुछ हिस्सा दोगे अंग्रेजों को, या बेच के जो पैसा कमाया उसको कुछ हिस्सा दोगे। तो जब सामने वाले के पास पैसा ही नहीं है हमारा टैक्स देने के लिए, कुछ कमाया नहीं, तो टैक्स किस बात का बनता है? तो जब टैक्स नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आएगी आएगी। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है। इसीलिए हम कहां गए थे? लोन मांगने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास गए थे इन दो पर्टिकुलर कारणों से, और इसकी वजह से भारत में जनता के बीच में असंतोष था। अभी क्लियर? चलो आगे। और जो रिसेंटली ऐड हुआ अब वापस रिपीट नहीं करूंगा। ट्रीटी मींस संधि। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। भैया आई थिंक आपने जो क्वेश्चन पूछा वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आपको डाउट जो भी पूछना है आप सभी लोग डाउट वाले सेक्शन में डालें, क्योंकि जब बातचीत वगैरह करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, फिर ऊपर ढूंढना पड़ता है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा होगा डाउट वाला पार्ट, वहां आप डाउट पूछेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट। अब आगे पार्ट आता है कि सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लेकर आया गया तो उसमें क्या क्या प्रावधान लेकर आया गया। तो देखो उसमें तो व्यवस्था कुछ इस तरह से थी हमारी। एक नई स्लाइड ऐड करते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट शक्ति के केंद्र थे ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। एक था बॉम्बे, एक था मद्रास, और एक यहाँ हुआ करता था बंगाल। यहाँ पर हमने एक एक व्यक्ति बैठा रखा था जो कि गवर्नर कहलाया करता था। मद्रास में है तो मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे में है तो बॉम्बे का गवर्नर, और हमारा बंगाल में है तो बंगाल का गवर्नर। इस तरह का हमारा गवर्नर वो कहलाया करता था। इनकी जिम्मेदारी थी कि भैया जो प्रांत तुमको दिए गए हैं उनके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बना के रखना, साथ ही साथ में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना, यानी कि व्यापार वगैरह गतिविधि पर ध्यान देना, टैक्स अपने प्रांत पर अपने अकॉर्डिंग लगाना। लेकिन हमने देखा कि ये तीनों अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, यानी कि इनके ऊपर कोई और कंट्रोल नहीं है। ब्रिटिश और ये जो ब्रिटिश कंपनी थी इसमें बॉम्बे वाला बॉम्बे का काम को संभाल रहा है, मद्रास वाला मद्रास के काम को संभाल रहा है, बंगाल वाला बंगाल के काम को संभाल रहा है, और ये एक दूसरे में किसी तरह का इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है। यानी कि अभी तक किसी तरह की कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। क्लियर? किसी तरह की कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। इस एक्ट ने सबसे पहला काम क्या किया? इन दो को, बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को, किसके अधीन रख दिया? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया कि भैया ये बॉम्बे का गवर्नर और ये मद्रास का गवर्नर अब से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, यानी कि कुछ पर्टिकुलर मामलों में स्वतंत्र फैसले नहीं लेंगे। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसके माध्यम से हमें देखना पड़ेगा कि आप कुछ फैसले लेने से पहले इनसे पूछोगे, यानी कि बंगाल के गवर्नर से पूछोगे। अब सोच के देखो, अभी तक ये कहला रहे थे इस एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, तीनों एक ही थे, सेम पर्टिकुलर हमारा जो है डेजिग्नेशन यानी कि पद का नाम हुआ करता था। लेकिन अगर मैं बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन रख दूं तो क्या ये सो हो पाएगा कि ये भैया सीनियर है हमारा या इसके पास ज्यादा पावर है? नहीं। तो ये जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था इसकी पोस्ट का नाम चेंज किया गया और इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहली बात तो शो करने के लिए कि सर अब ये जो व्यक्ति है हमारा बाकी के दो के कंपैरिजन में हायर है। तो पहला चेंज इसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हमारा जो किया वो बंगाल के गवर्नर का पोस्ट का नाम चेंज कर दिया। पहले जो पोस्ट हमारे बंगाल का गवर्नर के नाम से जानी जा रही थी अब वो पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाने लगी। क्या इसके नाम से जाने लगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये चीज याद रखना है। कौन सा एक्ट था जिसने प्रावधान किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला पर्टिकुलर प्रोविजन किया। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। इस पोस्ट पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? वारन हेस्टिंग्स। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पोस्ट पर बैठने वाला पहला व्यक्ति वारन हेस्टिंग्स हुआ करता था। हमने पोस्ट का नाम चेंज किया है, मतलब पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसी का पद का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी वजह से ध्यान से सुनना, इसी वजह से जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल है वही आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल भी है। आखिरी गवर्नर बंगाल जो था वो वारन हेस्टिंग्स था, उसी की पोस्ट का नाम चेंज कर दिया मैंने। व्यक्ति को नहीं हटाया। बंगाल के गवर्नर की पोस्ट पर वारन हेस्टिंग्स ही बैठा था, लेकिन उसको हमने हटाया नहीं, सिर्फ उसकी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया और वो क्या हो गया? हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसे आप सेलेक्ट होंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे, कल की कोई और विभाग संभाल रहे होंगे तो उस विभाग के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, फिर आपका विभाग चेंज हो जाएगा तो एडमिशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। व्यक्ति तो चेंज नहीं हुआ हमारा, व्यक्ति तो आप ही रहेंगे। वही वाली स्थिति यहाँ पर थी कि सर इस एक्ट से पहले रेगुलेटिंग मतलब विनियमन, हिंदी में लिख सकते हो विनियमन अगर आप चाहें तो, या फिर रेगुलेटिंग लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा हुआ करता था 1773 का, इसने सबसे पहले क्या कर दिया कि सर बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर्स को जो स्वतंत्र पावर दे रखी थी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे रखी थी, वो छीन ली और कह दिया कि कुछ पर्टिकुलर मामलों के अंदर आप बिना बंगाल की गवर्नर से पूछे चर्चा नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर यहाँ कहेगा आपको तभी हो पाएगा, यानी कि ये बंगाल का गवर्नर सुपीरियर अथॉरिटी बन गया। क्या अथॉरिटी बन गया? सुपीरियर अथॉरिटी। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में हम एक लाइन में भी समझेंगे कि सर पहले इस एक्ट से पहले पावर बटी हुई थी, बॉम्बे मद्रास गवर्नर के पास हमारे पास पावर बटी हुई थी, यानी कि पावर का क्या हो रखा था? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। सही बात बोल रहा हूँ? यहाँ तो क्लियर है सभी को कि पावर बटी हुई है, बराबर बराबर सब में बांट रखी है हमारा। अब इस एक्ट ने क्या किया? सारी पावर नहीं छीनी है, धीरे धीरे पावर छीनी है। तो ये क्या हो रहा है? शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। ये वो एक्ट था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहली बार, ये कह कि ब्रिटिश इंडिया में पहली बार पावर का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। सेंट्रलाइजेशन किया नहीं, थोड़ी ही पावर छीनी है बॉम्बे और मद्रास से, कुछ डिसीजन लेने के लिए अधीन किया। अभी भी उनके पास पावर है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मामलों के अंदर बॉम्बे और मद्रास के पर्टिकुलर हमारे गवर्नर को डिसीजन किसके मंजूरी से लेना होगा? बंगाल के गवर्नर से लेना होगा, जिसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? हमारा नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। क्लियर? तो इसी पर्टिकुलर स्थिति का हम क्या कहते हैं? हमारा याद रखिएगा स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जैसा ये हमारा स्टार्टिंग था, प्रारंभ था सेंट्रलाइजेशन की तरफ, केंद्रीकरण की तरफ। ये सवाल भी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है कि वो एक्ट कौन सा है जिसके माध्यम से पहली बार केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, पावर एक हाथ में देने का प्रयास किया गया। आंसर आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक के पार्ट में किसी तरह का? तो प्लीज पूछ लीजिए। तो वो हेस्टिंग्स को कहाँ हटाया है? वारन हेस्टिंग्स को लिखा रखा है। वारन हेस्टिंग्स पहले 1772 में जब बने थे वो गवर्नर बंगाल कहला रहे थे, उसके बाद में वारन हेस्टिंग्स गवर्नर बंगाल कहलाए, है ना? गवर्नर बंगाल पहले कहला रहे थे, अब गवर्नर जनरल बंगाल कहलाए, बस। तो हटे थोड़ी है, हेस्टिंग्स तो है। यही तो मैं आपको कहा, जो आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल था वही पहला गवर्नर जनरल बंगाल था। व्यक्ति नहीं हटा, व्यक्ति का कार्यकाल तो कंटिन्यू है हमारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज हो गया है। क्लियर भैया? कोई डाउट और किसी को यहाँ तक के पार्ट में? चले आगे। विनियमन का मतलब बनाने वाले कानून होगा, हाँ, कंट्रोल करने वाला पर्टिकुलर कानून। क्लियर? चले आगे। कोई डाउट यहाँ तक के पार्ट में? कोई दिक्कत नहीं? चलो भैया अगला पार्ट। अब इस व्यक्ति को हमारा क्या किया गया? 4 लोग और दिए हैं, अकेला काम करने की जिम्मेदारी नहीं दी, 4 लोग और दिए हैं। भैया एक बंगाल का गवर्नर जनरल और इसकी सहायता के लिए 4 लोग और होंगे, और ये 1+5 यानी कि 1+4 यानी कि 5 लोगों की जो हमारी मंडली होगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। क्या कहलाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। ये टर्म याद रखना, इस संस्था का नाम याद रखना, बार-बार आगे यूज आएगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि सर कार्यकारी परिषद का क्या नाम लिया जा रहा है। तो कार्यकारी परिषद तो बनेगी बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, वो इस एक्ट के माध्यम से बनेगी। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया जो हमारी मद्रास और बॉम्बे हुआ करता था उनको किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट। पहला प्रशासनिक चेंज तो इस एक्ट ने ये किया। दूसरा चेंज अब करना था ट्रांसपेरेंसी लेकर आने को, यानी कि पारदर्शिता लेकर आने को, जवाबदेही तय करने को। करप्शन हो रहा था उसको भी तो रोकना पड़ेगा।
50 प्रॉब्लम थी, तो 50 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने। अब क्या चेंज किया गया यहाँ पर उसके लिए, तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जैसे आज कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं, वैसे उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, 24 लोगों का समूह हुआ करता था, हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है। इनके संबंध में कुछ नियम बनाए गए। क्या नियम बनाए गए कि सर अब इस पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठेगा उसका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। आप परमानेंट नहीं बैठो जब तक मर्जी आए तब तक, 5 साल तक ही बैठ सकते हो, ताकि 5 साल तक आप पोस्ट पर रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप 20 साल 25 साल काम करते खूब डिसीजन अपनी मर्जी के लिए 5 साल में जाने वाले हो तो करप्शन की क्वांटिटी कमाने की संभावना हमको रहती है। उस पोस्ट पर किसी और व्यक्ति को लेकर आ सकता है, कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसको लगेगा कि करप्शन रोकना है हमारा, तो पहला तो पद से हटा दिया कि भैया आप जो है 5 साल तक की पोस्ट पर रह सकते हो, इससे आप नहीं रहेंगे। लेकिन वो भी सभी व्यक्ति यानी कि सारे के सारे मेंबर, चॉइस के चॉइस मेंबर 5 साल तक नहीं होंगे, कुछ ही होंगे। हर साल एवरी ईयर हर साल 1/4 लोग, एक तिहाई, एक चौथाई लोग जो हमारे क्या होंगे, रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, पद से हटा दिए जाएंगे एवरी ईयर। 5 साल का कार्यकाल होगा चॉइस लोगों का, क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर्स की जो संख्या थी वो कितनी थी, हमारी चॉइस थी, यानी मैनेजमेंट में जो हमारे निदेशक हुआ करते थे उनकी संख्या कितनी थी, चॉइस हुआ करती थी। इनका कार्यकाल ही निश्चित किया गया हमारा 5 साल का, कि भैया आपका कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन सभी का 5 साल नहीं होगा। एक चौथाई 1/4 लोग हर साल रिटायर हो जाएंगे, और जिनको रिटायर किया जाएगा उनको रीइलेक्ट नहीं किया जाएगा, वापस से नहीं चुना जाएगा। तो मान लो कोई व्यक्ति है हमारा, एक चौथाई लोगों को हटाने, 6 लोग हटाने, 6 हो जाएगा, 6 हटा दिए, 1 साल तक रहा तो भ्रष्टाचार की क्वांटिटी में कमी आने की तो संभावना है कि वापस नहीं आ पाएगा। पहला काम तो ये किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जा सके, पारदर्शिता लेकर आया जा सके। दूसरा काम क्या किया, कंपनी को एक ऑर्डर दिया गया, यानी कि एक आदेश दिया गया कि सर आप जितनी भी कमाई करोगे रेवेन्यू से, टैक्स के मामले में जितनी भी कमाई करोगे वो, और जितना भी खर्चा करोगे नागरिक की सुविधा के लिए, मिलिट्री के ऊपर, सैन्य खर्च जो भी करोगे, नागरिकों पर जो भी करोगे, और जितनी भी कमाई करोगे उन सबकी रिपोर्ट बनाकर पब्लिक करोगे। मतलब हमें पता होना चाहिए आपने कितना कमाया और कहाँ-कहाँ कितना खर्च किया, ताकि हम कल को कोई हमसे सवाल पूछना है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कोई सवाल पूछेगा बताओ आपने क्या किया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, तो हम डेटा जो है उनको प्रोवाइड कर सके, देखो सर इसने इतना कमाया था और यहाँ खर्च किया, ये रहा हमारे पास सारा अकाउंट्स, तो वो आपको पब्लिक करना पड़ेगा। सिमिलरली कभी भारत में अगर कोई सवाल पूछेगा हमारा, तो हम उनको ये डेटा दिखा सकते हैं ताकि जवाबदेही की जा सके, कंपनी को भी अकाउंटेबल ठहराया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा सके। क्लियर, ये पार्ट किया गया। और क्या किया गया हमारा, सेम टू सेम हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड यानी कि निजी व्यापार को आरंभ जो हमारा कर रहा था ऑलरेडी, उसको बंद कर दिया कि भैया निजी व्यापार नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता, निजी व्यापार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही थी, हमने पहले देखा था कि कंपनी के अधिकारी क्या कर रहे थे, खुद का ही सामान वाला करके बेच रहे थे, कंपनी का बिके चाहे नहीं बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मना कर दिया कि भैया कोई व्यक्ति कंपनी का अधिकारी है, किसी भी पोस्ट पर काम क्यों ना करता, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा और भारतीयों से, यहाँ के रहने वाले लोगों से, नेटिव जो है उनसे किसी तरह की प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट्स नहीं लेगा, आसान भाषा में कहें तो रिश्वत नहीं लेगा, बिल्कुल बैन कर दिया। पहले हुआ क्या करता था, जब व्यापार करने की बारी आया करती थी तो आराम से कुछ पर्टिकुलर साहूकार टाइप के बिजनेसमैन टाइप उस समय के लोग हुआ करते थे, वो कुछ छूट चाहते थे, छूट के बदले अंग्रेज अधिकारी को कुछ ना कुछ हमारा भेंट दे दिया करते थे कि सर ये आपके लिए हमारा, तो ऐसे जैसे सामने वाले को करके गिफ्ट दे दिया हमारा, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल मना कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कि आप गिफ्ट्स नहीं लेंगे, यानी कि रिश्वत नहीं लेंगे और निजी व्यापार भी नहीं करेंगे। ये प्रावधान क्यों किया गया, ये प्रावधान किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लेकर आ जा सके और अकाउंटेबिलिटी यानी कि हमारा जवाबदेही तय की जा सके। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी, और भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आज की गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आरटीआई है, आर्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं। पुनर्निर्वाचित क्या आता है, फिर से चुनना, पुनर्निर्वाचित का मतलब होता है फिर से चुनना, यहाँ पर फिर से चुनना अलाउ नहीं किया गया। क्लियर, जनता पब्लिक पब्लिक करने का मतलब है हमारा जो है सार्वजनिक करने का मीनिंग है कोई व्यक्ति आकर के उस अकाउंट्स को देख सकता है। तो अगर कोई आम जनता का व्यक्ति होगा हमारा उस समय पर्टिकुलरली तो अगर देखना चाहे इतना पढ़ा लिखा हो तो आराम से कर सकता है, सार्वजनिक करने का मीनिंग ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ मेनली जो सार्वजनिक करने का टर्म लेकर आया गया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से लेकर आया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी अगर देखना चाहे तो आपके अकाउंट्स जो है हमेशा चेक कर सके, ऐसी स्थिति आपको करनी होगी। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। ओबीडी, कौन सा ओबीडी भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में फिर से बता दूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ऐसे पर्टिकुलर लोग जो कंपनी के मैनेजमेंट के संबंध में डिसीजन लेते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, जैसे अंबानी जी कंपनी चला रहे हैं तो हर डिसीजन अंबानी जी खुद नहीं लेते। अंबानी जी ने शेयर बांट रखे लोगों के बीच में, तो हर साल में एक बार उनकी मीटिंग होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं। उन शेयर होल्डर की मीटिंग तो कई साल में एक बार होती है, बड़े-बड़े भी लोग होते हैं जिनके शेयर ज्यादा होते हैं, ज्यादा ऐसा होता है, तो कुछ फैसले का इंपैक्ट उन लोगों पर ज्यादा आता है। तो ऐसे कंपनी के कुछ डायरेक्टर बनाए जाते हैं, हर कंपनी में 5-7 ऐसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, वो मिलकर के डिसीजन लेते हैं। वैसे ही कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कुछ ब्रिटिश व्यापारी का ग्रुप था, ब्रिटेन के अंदर कुछ व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने मिलकर के इंडिविजुअल नहीं, इकलौता एक अपने दम पर नहीं, मिलकर के कंपनी बनाई, मिलकर के पैसा लगाया, मिलकर के सामान बेचा ताकि आराम से क्या कर सके, हमारा व्यापार कर सके और बड़ा व्यापार कर सके भारत में जाकर के, ताकि सबको हमारा लाभ हो। वो संख्या जो थी वो चॉइस थी, वो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चॉइस लोग थे और इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया कि सर अब आप क्या करेंगे, अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो भी प्रतिनिधि भेजेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर उसको 5 साल तक रखेंगे, अगला कोई और आएगा हमारा, नेक्स्ट जो है कोई और आएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट हमारे यहाँ पर लेकर आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट, निजी व्यापार का क्या उद्देश्य है। इमेजिन करो धनंजय, आप कोल बिजनेस के अंदर है, ठीक है ना, कोल बिजनेस करते हैं, इमेजिन करो, या आपको कोल विभाग के अंदर लगा दिया गया और आपको पता है कि कोल विभाग के अंदर कोयला ले जाने के लिए ट्रक्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसा समथिंग, ऑब्वियसली बात फैक्चुअल पार्ट है। अब आपके जान पहचान में और रिश्तेदार में भी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होगा या शायद साइड बिजनेस में आपका भी कोई ऐसी स्थिति हो कि ट्रक्स का कोई ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार आप करते हैं। आपने क्या किया, एक तरीका था ऐसा जिसके माध्यम से ऑक्शन करवाया जाए, नीलामी करवाई जाए और नीलामी करा के तय कर दिया जाए कि भैया कौन व्यक्ति टेंडर लेकर जाएगा हमारा कोयला ढूंढने का। आपने अपनी ही जान पहचान के किसी व्यक्ति को लगा दिया हमारा, तो ये काम करना, तुम आ जाओ ट्रक को लेकर, थोड़ा समय रहेगा। ये निजी व्यापार हो गया, करेगा निजी लाभ, व्यक्तिगत लाभ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी ऐसा ही हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पर्टिकुलर लोग थे हमारे, वो कंपनी जो खुद बना रही थी अपनी फैक्ट्री में, उन सामानों को बेचने की बजाय इंग्लैंड में अपनी जो फैक्ट्री बना रखी है, इंग्लैंड में वहां से सामान लाते थे और वहां से सामान लाकर यहाँ बेचते थे। कंपनी का प्रोडक्ट बिके चाहे नहीं बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड में अपनी जो फैक्ट्री उसका सामान भारत में बिकना चाहिए, तो हो गया निजी व्यापार। ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा। चलिए आगे, चलिए कोई और डाउट किसी को। मैं फिर कह रहा हूँ, डाउट वाला आपका जो भी डाउट हो कैसा भी हो, डाउट वाला सेक्शन में ड्रॉप करो। कमेंट्स बहुत सारे होते हैं तो वो मिस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर हो सकता है डाउट थोड़ा लेट आंसर मिले क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ता है। आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई देगा, कहीं ना कहीं जहाँ मैसेज करते हैं वहीं पर हमारा। क्लियर, और ये पर्टिकुलर हमारा कह दिया गया। यहाँ तक कोई भी डाउट तो प्लीज पूछेगा, फिर वापस एक बार रिपीट भी कर देंगे। एक प्रावधान यहाँ पर और लेकर आया गया, क्या लेकर आया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाने का, उच्चतम न्यायालय बनाने का। कहाँ बनाया गया, कलकत्ता के अंदर बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट क्या आज का सुप्रीम कोर्ट जैसा था, नहीं, ये केवल कंपनी की समस्याएं सुलझाने के लिए था। कंपनी की जो हमारी समस्या थी, व्यापार करने में प्रॉब्लम कंपनी को आ रही थी, या ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता था कि सर कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो ऐसी उन समस्या को सुलझाना था। आम नागरिक के लिए नहीं था, आम नागरिक जैसे आज सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हमारा, वैसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं हुआ करता था हमारा। यहाँ पर केवल और केवल क्या किया गया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया कि कल को अगर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया हमारा गवर्नर जनरल है हमारा बंगाल का, वो कुछ दला हमारे को चीज कर दे, या फिर कल को बंगाल और मद्रास के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या मद्रास और बॉम्बे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए हमारा गवर्नर के बीच में, तो उन समस्या को सुलझा सके, या कल को हम युद्ध करने चले, कल को हमारा कोई युद्ध करने लगे और कोई प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाए तो वहां जाकर क्या कर सकते हैं, आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कंपनी के लिए बनाया गया पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। लेकिन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया, कलकत्ता में। रिवर्स भी पूछा गया प्रीलिम्स के अंदर कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था हमारा, वो किस एक्ट के माध्यम से बना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के एक्ट के माध्यम से बना। यूपीएससी के एग्जाम में ये डेट भी पूछी गई है, एस्टैब्लिशमेंट वाली पर्टिकुलर डेट।
तो आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? तो 4 मेंबर हुआ करते थे। एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा एमपी हुआ करते थे, हिंदी में नाम यहाँ लिखा था। इसके अलावा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लमात्रे और जॉन हेड, ये हमारे व्यक्ति हुआ करते थे। आज के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेंबर्स की संख्या कितनी है? आज के सुप्रीम कोर्ट में? हाँ दिव्या, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ये माइंड मैप देखो, एक और तरीका भी है, माना कि पूरे नोट्स को हम नहीं लिख पाते, लेकिन स्क्रीनशॉट आप चाहे तो खींच सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ टुकड़ों में लिख रखा है ना, आगे मैंने कंबाइन भी कर रखा है, ये देखो ये रहा इंग्लिश के अंदर। तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींच लेना और वो जो इमेज आ रहा है उसको काट देना, बाकी जो बच जाएगा एक फोटो के रूप में आपका सेव हो जाएगा। कल को अगर आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत आएगी, यहाँ से पॉइंट पढ़ो और कहानी खत्म। एग्जाम के अंदर मान लो सवाल ही आ गया, इमेजिन मेंस के अंदर हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान लिखो, ऐसा सवाल आ गया, क्योंकि टू द पॉइंट सवाल यहाँ से आते हैं। तो ये सामने लिखा है आपके, जैसा वैसा वैसा लिख दिया जाना, हिंदी में भी है, कंबाइंड पढ़ो फॉर्म में, इससे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक होता है आपने चीजों को जो जरूरत की चीज थी वैसा का वैसा लिख दिया, सेम टू सेम एक्जेक्टली। तो यहाँ पर मेरे को कुछ ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 प्रावधान इसके अंदर हुआ करते थे, तो मैंने 4 हाईलाइट कर दिया सबसे पहले और एक-एक की बात मैंने यहाँ पर लिख दी। अब एग्जाम में ढूंढेगा नहीं कि वो लाइनों के बीच में कहाँ क्या लिखा है, इससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये एक अप्रोच है लिखने की, और इस टॉपिक को इसीलिए इस अप्रोच से करेंगे ताकि आप एग्जाम में ये ना हो कि सर इतना हिस्ट्री का पार्ट है तो लिखते चलते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में इजी रहेगा। ना तो याद करने के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, ना याद करने के लिए आपको क्लास देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कभी भी भूल गए ऐसा स्क्रीनशॉट खींच लेना, आप चाहे तो खुद बना लेना, टाइम मिले तो आपको, और बस उसी को आप क्या कर लीजिए, बस मोबाइल में ओपन करिए और रिवाइज कर लीजिए। बस ये आप इस तरह से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे की जो क्लासेस रहेगी वो इसी तरह की मिलेगी, चिंता ना करो, ताकि नोट्स बनाने की समस्या ना आए। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं नोट्स कैसे बनाए वाली दिक्कत हो रही है, तो नोट्स की चिंता ना करो, इस तरह के बाइंड नोट्स के अंदर मिलेंगे, आपका काम हो जाएगा, मोर देन इनफ रहेगा। अब इससे ज्यादा हेल्प मैं आपकी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि भाई मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर्स आने चाहिए, मतलब रिवीजन कंपल्सरी है। क्लियर? हाँ, मेंस में लिख सकते हो सरजीत, मेंस में लिख सकते हो, ऐसा ब्लॉग बना करके आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक में कोई डाउट किसी तरह का, इस प्रावधान में किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज पूछिए भैया, ये हिंदी में इंग्लिश में बिल्कुल सामने हमारे, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर आपको आपका ये जो नोट्स है क्लास खत्म होने के बाद क्लास में क्लिप नहीं मिलता, ओके हाँ रवि, एक और क्लास से देखते हो आप, तो मैंने आपको कल भी बताया था, नीचे लिखा है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स, वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लो, अभी लाइव चल रहा है, बाद में क्रॉप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो मैंने सवाल पूछा उसका आंसर, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजेस की संख्या 1+33 है, कितनी है? 1+33, 1+33, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारा बाकी जो है 33 मुख्य न्यायाधीश है। चला आगे, कोई डाउट किसी को? आगे पढ़ना आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, चलो भैया मिल जाएगा ना पीडीएफ, हाँ चलो ठीक है। अब ये तो हो गया इस एक्ट में प्रावधान क्या थे, लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इस एक्ट में कमियां भी थी, और ये मेंस का इस टॉपिक से दूसरा सवाल है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया हमारा कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट जो था हमारा 1773 का, उसके अंदर कमियां क्या थी, तो 4 कमियां हुआ करती थी। पहला, वीटो पावर नहीं थी। वीटो पावर क्या होता है? बहुमत को नकारने की शक्ति। कैसे? जैसे आज की तारीख में वर्तमान में हम बात करते हैं, जैसे भारत को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या कर दिया जाए, परमानेंट सीट दे दी जाए, ये बात होती है, तो 4 लोग समर्थन में है हमारा, और चाइना समर्थन नहीं करता, तो एक व्यक्ति के पास पावर ऐसी कि 4 लोगों के समर्थन वाले पावर को नकार दे, इसको कहते हैं वीटो पावर। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आपने एक बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसकी पर्टिकुलर सहायता के लिए आपने क्या किया था, 4 लोग और बना दिए थे। और कोई भी पर्टिकुलर फैसला लेना होता था यहाँ पर किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा फैसला हो या बड़ा फैसला हो, मेजॉरिटी से लेना जरूरी था। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत का मतलब होता है सारे के सारे को मानना जरूरी है, मतलब 5 के 5 लोगों का मानना जरूरी है, ये रहेगा बहुमत। जैसे कि 3-2 से हो जाए फैसला, कहानी खत्म, यानी 3 लोग पक्ष में 2 लोग विपक्ष में, अगर इतना भी हो जाता है बहुमत मिल जाए, आधे से 1 ज्यादा हो जाए, 50% प्लस 1 हो जाए तो बस हो गया। ये यहाँ पर नियम कोई भी हमारा अगर लागू करना होता था ऐसे करते थे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कई बार ऐसा होता था कि ये व्यक्ति कुछ नियम लागू करना चाहता था, या फिर ये व्यक्ति कोई नियम लागू नहीं करना चाहता था, तो बाकी के बच्चे जो 4 लोग हैं उसमें से 3 ऐसे हो जाया करते थे जो उसके फैसले के अगेंस्ट हो जाया करते थे, यानी उसका समर्थन नहीं करते थे। तो बेचारा बच गया कि ये जो गवर्नर जनरल था हमारा बंगाल का, इसके पास तो एक ही समर्थन हुआ, बाकी 3 ने तो कह दिया भैया हम तो नहीं मानेंगे। तो बॉस कौन है यहाँ पर? ये। इस नियम में क्या किया गया था, इन 4 लोगों को इसलिए अपॉइंट किया था ताकि इसकी सहायता की जा सके, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था, इस बेचारे के पास में अपने अधीन काम करने वाले लोगों की डिसीजन को बदलने की पावर नहीं थी, वीटो पावर नहीं थी। तो भारत में उस समय स्थिति ये थी कि गवर्नर जनरल कुछ करना चाहता था तो बाकी के पर्टिकुलर जो लोग हैं वो मना कर दिया करते थे, हम नहीं करेंगे। रिवर्स में था कि ये कुछ नहीं करना था, बाकी के काम करेंगे, तो ऐसे स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता था। ये इस एक्ट की पहली कमी हुआ करती थी कि भैया गवर्नर जनरल के पास में, बॉस के पास में वीटो पावर नहीं थी, अपने एम्प्लॉइज को मना नहीं कर सकता, मतलब कंपनी ने हायर किया हमारा और वो मना नहीं कर सकता, इसको कहते हैं वीटो पावर। क्लियर? तो बहुमत जो है हमारा, अगर आपका पर्टिकुलर फैसला है जिसमें मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग हैं, उसको अगर आप नकार नहीं पाते उसको वीटो पावर कहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया, फिर से देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग हैं, एक फैसला है, जैसे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल पड़ी होगी, यूएन के बारे में पढ़ा है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, 5 लोगों के पास परमानेंट सीट है, ये भी पता है हमको। भारत भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, ये भी हम जानते हैं थोड़ा बहुत। तो जब भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है हमारा, तो चाइना को छोड़ के बाकी चारों के चारों देश हमारा समर्थन करते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, 5 में से 4 एक से फैसला है, लागू हो जाना चाहिए था, भारत को परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इन 5 मेंबर्स में हर एक के पास एक पावर है, क्या? मेजॉरिटी को नकारने की पावर। तो अगर बहुमत आपके खिलाफ है तो भी आप उसको नकार सकते हो, आप जो क्या कर सकते हो, उस फैसले को लागू होने से रोक सकते हो। ये वीटो पावर कहलाता है कि बहुत सारे लोग एक तरफ है, उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनेगी, ये है वीटो पावर। गवर्नर जनरल के पास में ये पावर नहीं थी। क्लियर? कोई डाउट पहले पॉइंट में? चला आगे दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ, वीटो पावर का मिसयूज हुआ, वीटो पावर थी ना, वो तो यूएन में मिसयूज हुआ। हाँ, वो तो यूएन में मिसयूज हुआ, यहाँ पर है तो एग्जांपल था समझाने के लिए। अगला पर्टिकुलर पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की भी पावर्स डिफाइन नहीं थी। आज की तारीख में हमारे संविधान के अंदर क्लियरली लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर रहेगी, हाई कोर्ट के पास क्या पावर रहेगी, किस तरह की सजा दी जा सकती है, ये सब लिख रखा है हमारा। इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी का फैसले ले रहा था, जो इनको ठीक लगता है वैसा डिसीजन। एक्चुअल में ये जो हमारे लोग हुआ करते थे, जो अभी हमने देखे यहाँ पर, ये 3 लोग हुआ करते थे, ये कोई जज नहीं थे। आज के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज है, हमारे जितने भी जजेस बैठते हैं उन सबके पास वकालत की डिग्री है, एक्सपीरियंस है, तब जाकर वो फैसले लेते हैं। ये जो लोग ये जज नहीं थे, ये व्यापारी हुआ करते थे। हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। अब व्यापारी को न्याय करने की बात करोगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारा कि वो जाकर न्याय करेगा? तो उनको जो ठीक लगता था वो वैसे फैसले दिया करते थे, बिना किसी नियम के, यानी अपनी इच्छा पर। लगा ठीक तो कहानी खत्म, चलो इसको लागू करेंगे, नहीं ठीक लगा, नुकसान हो रहा है तो सजा देंगे। किसी को सजा 1 साल की दे दी, किसी को 3 साल की दे दी, किसी पर फाइन 100 रुपए का लगा दिया, किसी पर उसी मामले में 1000 रुपए का फाइन लगा दिया, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई डिफाइंड पावर नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर करेगा क्या, किस पर्पस करेगा, किस तरह के मामले सुनेगा, ऐसा कोई आपने बाउंड्री खींची नहीं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ऐसी बात तो आपने करी, जैसे आज की तारीख में संविधान में बिल्कुल डिफाइंड है, वो भी एक समस्या थी कि फिर सुप्रीम कोर्ट का अननेसेसरी इंटरफेरेंस एक्सेसिव हमको देखने को मिला। क्लियर? नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, अगला पार्लियामेंट्री कंट्रोल इनफेक्टिव, प्रभावी संसदीय नियंत्रण। ये क्या मीनिंग सर? हमने अभी एक पॉइंट देखा था जिसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सारे के सारे पर्टिकुलर जितने भी खर्चे थे और कमाई थी उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जरूरत पड़ेगी तो हम देख सकते हैं कि भैया कितना कमाया और कितना हमारा खर्च करना है। तो रिपोर्ट तो
तो बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट को चेक करने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में हमारे अलग-अलग संवैधानिक संस्थाएँ हैं, वो रिपोर्ट पेश करती है प्रेसिडेंट के पास में, फिर प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ऐसा करते हैं आज की तारीख में? ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। आपने कोई व्यक्ति, कोई कमेटी कुछ बनाया नहीं ब्रिटेन के अंदर, जो कि यहाँ से आने वाली रिपोर्ट को चेक करे। अब मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आगे कोई चेक नहीं करने वाला है, तो मर्जी आज लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब मैं अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ हमारा, वही कोई चेक करने वाला नहीं है, तो उसमें अगर कुछ कमियाँ होंगी, कुछ गड़बड़ी होगी, तो कैसे ट्रांसपेरेंसी लेकर आ पाओगे, सुधार कैसे कर पाओगे? तो पार्लियामेंट जो कंट्रोल आप करना चाहते थे एक्चुअल में, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के माध्यम से कि भैया रेवेन्यू के, सिविल और मिलिट्री मैटर में कितना खर्चा किया, वो सब हमको चाहिए, वो पब्लिक करने की जो बात की, वहाँ पर तो देखने वाला कोई है ही नहीं, यानी कुछ समय बस आपने प्रावधान ऐड कर दिया, बाद में शायद खुद ही भूल गए कि रिव्यू भी करना पड़ता है, खाली वो फाइलें पड़ी रही, क्या मिली। दूसरा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा, लेकिन लिस्ट नहीं, इस एक्ट में भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं था, ये पूरा एक्ट पढ़ा हमने। इस पूरे एक्ट में भारतीय की तो बात ही नहीं कर रखी। भैया टैक्स जो है भारतीय जनता को चुकाना पड़ा, लूटा आपने भारतीय जनता को। अकाल जब आया तो स्थिति किसकी खराब हुई? भारतीय जनता की। तो आपने उनके लिए तो कुछ भी नहीं लिखा इस एक्ट के अंदर, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये इसकी क्या थी, हमारी कमियाँ थी कि सर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से, उसके संबंध में इस एक्ट के अंदर कुछ भी नहीं था और ये इस एक्ट की हमारी नेक्स्ट कमी थी। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह का तो प्लीज़ पूछिए। किसी तरह का कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए। वॉर स्टिंग का ड्यूरेशन क्या था? 1772 से 1785 तक। ड्यूरेशन आपने सही तो लिखा था, वही तो बताया था मैंने आपको। चलिए आगे, ये वापस बताऊँ, तीसरा पॉइंट बिल्कुल बता देते हैं। ये पॉइंट कहता है कि सर जो आपने इस प्रावधान के अंदर, इस एक्ट में लिखा है, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, यानी कितना कमाया और कितना खर्च किया। अपनी कमाई, इनकम, आय और अपने खर्चे, एक्सपेंडिचर, उन सबको रिपोर्ट बना करके भेजना होगा, आपको करनी होगी। ये काम किया तो सही, लेकिन उसको चेक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना हमारा। ये चीज़ चेक करने वाला भी कोई होना चाहिए। मैं अगर रिपोर्ट बना करके दूँगा और कोई चेक करने वाला नहीं होगा, तो मेरे को पता है कोई नहीं कुछ चेक करने वाला है, तो मैंने कुछ भी लिखूँ, मान लो मेरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी होगी, तो चेक करने वाला नहीं है तो सुधार नहीं हो सकता, वो नियम कंटिन्यू चलता रहेगा। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल था ही नहीं। कहा तो था आपने कि हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हम चेक करेंगे, फिर उसमें गलतियाँ आएँगी तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं हुआ क्योंकि आपने वहाँ पर कोई ऐसी कमिटी या व्यक्ति बैठा के नहीं रखा जो इस समस्या का समाधान कर सकता या वो रिपोर्ट्स को चेक कर सकता। क्लियर? कोई डाउट? बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं थे। क्लियर? व्यापारियों को ही शामिल किया गया था। लास्ट वाला पॉइंट ये नथिंग फॉर इंडियंस, मतलब इस एक्ट में क्या भारतीयों के लिए कोई प्रावधान दिख रहा है आपको? पूरा एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने हमारा, लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं था हमारा किसी तरह का कि कहीं पर भारतीयों को टैक्स से राहत नहीं दी गई, कोई हमारा हर्जाना नहीं दिया गया किसी तरह का कि भैया ये लो हमारा एक इंसेंटिव ले लो, हर्जाना लो, तुमसे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो अफेक्ट कौन हो रहा था? सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा था? भारतीय लोग दे रहे थे। हमारा ब्रिटिश नीति से प्रभावित कौन हुआ? भारतीय लोग हुए। तो इस एक्ट में भारतीयों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली बात है ये तो हमारी क्या थी? कमी थी। हाँ, मूल निवासी का मतलब होता है यहाँ पर रहने वाले लोग। 35 नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, 33 है, 33+1। चले आगे, कोई डाउट किसी तरह का? कोई डाउट? चलो भैया आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। अब आता है नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या किया, हमारा एक और नया सिस्टम स्टार्ट किया और पावर्स को बांट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक क्या कर रही थी? भारत में व्यापार भी कर रही थी और प्रशासन भी संभाल रही थी, राजाओं के साथ संधियां भी कर रही थी और युद्ध के फैसले भी खुद ही ले रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा भैया पहले वाले एक्ट में कुछ कमियां थी, इसके माध्यम से हम चीजों को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? एक नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने देंगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए आई थी सन 1600 में। बस इसके जो राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार है वो छीन लेंगे, यानी कि अगर राजा के साथ कोई संधि होगी तो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो संधि नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपना पर्टिकुलर बंदा भेजेगी और वहां से राजा से क्या की जाएगी? संधि की जाएगी। साथ ही साथ अगर युद्ध भी करना होगा, कोई तरह की स्थिति बनेगी इस तरह का, तो भी हम ही करेंगे, यानी कि अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी व्यापार संभाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों के अंदर से में से ये पावर छीन ली जाएगी। उसके लिए क्या किया गया? एक नया संस्था बनाई गई और नाम क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हिंदी में कहेंगे नियंत्रण बोर्ड, लेकिन मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप ये इंग्लिश वाला नाम याद रखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आज तक एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये नियंत्रण बोर्ड वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। हिंदी के अंदर हमेशा ऐसे ही लिखा है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे हिंदी में नॉर्मली हम टाइपिंग करते हैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ेगा। तो कोशिश करें कि यही याद रहे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, किस लिए बनाया गया? पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए, भारत में राजनीतिक मामलों को देखने के लिए। राजनीतिक मामले मतलब किसी अगर संधि करनी हो, हमारा ये फैसला यही करेंगे, यानी कि हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। अगर मान लो युद्ध का फैसला लेना हो, फाइनल डिसीजन लेना हो, तो आपसे ये बोर्ड से मंजूरी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। इसी के साथ साथ में और भी कोई तरह का पर्टिकुलर राजनीतिक फैसला लेंगे तो भी इन्हीं के माध्यम से हमारा किया जाएगा। अब कंपनी इस तरह का काम नहीं कर सकती, यानी कि पॉलिटिकल पावर कंपनी की छीन ली हर तरह की। क्लियर? अब आगे जैसे इसके अंदर कितने लोग थे? तो 6 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने? 6 सदस्य हुआ करते थे। एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हिंदी में कहेंगे राज्य सचिव। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। हमारा कौन था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हो गया डायरेक्टली सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, सरकार का प्रतिनिधि। जैसे हमारा पर्टिकुलर पार्लियामेंट के कुछ सदस्य यानी कि एमपी सांसद किसी कमेटी का हिस्सा बन जाए तो उस पार्टी का जिससे भी वो बिलोंग करता है उसका प्रतिनिधि हो जाता है। एक्जेक्टली सेम पर्टिकुलर पार्ट किया गया। इस ब्रिटिश सरकार क्या खुद आई थी यहाँ पर? नहीं, अपना एक व्यक्ति भेजा था। कौन था वो? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि पद का नाम है ये हमारा राज्य सचिव। और ये इस बोर्ड का यानी कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था। इसके अलावा सारा जो पैसा आपने कमाया है, जितना भी पर्टिकुलर पैसा कमाया आपने, उस वो किसके पास जाएगा? हमारा आपने आय के रूप में यानी कि रेवेन्यू के रूप में जो भी कमाया है वो सब हमारा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राजकोष अधिकारी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राजकोष अधिकारी, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर अधिकारी। इसके बाद जाएगा राजकोष अधिकारी। जैसे आज की तारीख में सरकारी खजाने का या ट्रेजरी होती है हमारी, कोषाधिकारी होता है, बिल्कुल वैसा ही ये राजकोष अधिकारी था। जितनी भी आप रेवेन्यू अर्न करोगे संधि के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से या फिर लैंड टैक्स के माध्यम से, वो सब टैक्स किसके पास आएगा? पैसा किसके पास आएगा? इस एक राजकोष अधिकारी के पास आएगा। और 4 प्राइवेट काउंसलर, हिंदी में कहेंगे निजी सलाहकार, ये प्राइवेट पास लिखा गया, आप लिखेंगे निजी सलाहकार। 4 जो है निजी सलाहकार हमारा क्या किया जाएगा? यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। और निजी सलाहकार को कौन नियुक्त करता था? ब्रिटिश क्राउन, जो भी राजा या रानी हुआ करती थी उस समय हमारी, वो अपने 4 निजी सलाहकारों को इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर भेजती थी। तो हो गया डायरेक्टली किसका कंट्रोल? पॉलिटिकल अफेयर्स पर, राजनीतिक मामलों पर सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय सीधा सा कंट्रोल हमको देखने को मिला। और नाम क्या दिया गया संस्था को? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। वापस रिपीट कर देता हूं, क्यों किस एक्ट ने बनाया? 1784 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने बनाया। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय का जो पीएम था ब्रिटेन में वो पिट्स द यंग थे। नाम क्या था? पिट्स द यंग। तो इसलिए वो ये नियम लेकर आए थे, तो नाम ही हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। सिंपल सा पार्ट, बिल्कुल सही कहा विलियम पिट्स, जिनको पिट्स द यंग भी कहा जाता था। और ये संस्था जो बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड, इसमें 6 लोग थे। कितने लोग थे हमारे? 6 पर्टिकुलर लोग थे। 6 लोग कौन हुआ करते थे? एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर जिसकी पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, वो इस बोर्ड का अध्यक्ष था। एक राजकोष अधिकारी जो कि सारा का सारा खर्चा देखा करता था और इनकम का सारा पर्टिकुलर जो जनरेशन हुआ करता था वो अपने पास रखता था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। और 4 निजी सलाहकार प्राइवेट काउंसलर थे जो कि क्राउन खुद नियुक्त करती थी। और ये 6 लोग मिलकर के उस समय भारत में राजनीतिक फैसले ले रहे थे। क्लियर? कंपनी क्या कर रही थी? तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ हमारा वही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था हमारा, 24 लोगों का जो समूह मैंने आपको पहले सारे पर्टिकुलर पार्ट बताया था, उसी के माध्यम से कंपनी क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हमारा कंपनी व्यापार कर रही है। कंपनी को एक बात और कही गई, क्या कही गई? कि सर अब से आप अपने यहाँ पर आपको सिविल व्यक्ति को अपॉइंट करोगे, सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है,
तो सिविल व्यक्ति को अपॉइंट करोगे या मिलिट्री के अंदर किसी की अपॉइंटमेंट की जाएगी, सेना में किसी की भर्ती की जाएगी, तो उस व्यक्ति को 2 महीने का समय दिया जाएगा और विदिन 2 महीने के अंदर उसको अपनी प्रॉपर्टी का जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो भारत में है या फिर ब्रिटेन में है, उन सबका ब्यौरा देना पड़ेगा। ये प्रोविजन क्यों किया गया होगा? ये प्रावधान क्यों किया गया होगा? कंपनी को ये क्यों कहा गया कि आपके यहाँ पर रिक्रूट होने वाले हर व्यक्ति को 2 महीने के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होगा, सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देना होगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे फिर बाहर हो, ताकि करप्शन को कम किया जा सके। बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई अगर आप अपॉइंट हुए उस समय हम देख लेंगे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अगर ओनली ब्रिटेन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत हमारा भारत में भी है, वो भी देख लेंगे। फिर थोड़े समय बाद हम चेक कर लेंगे कितना इजाफा हुआ। आज भी हमारे साथ होता है ना, हमसे पूछा जाता है हर साल गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि बताओ भैया कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा दो, आज इसकी वैल्यू क्या है? तो 1 साल भरते हैं हमारा, मान लो खुद का घर है, उसकी वैल्यू ये थी, अगले साल वैल्यू बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ी बताओ, नया कुछ लिया है तो भी ऐड करो। जिस तरह से ये चीज़ की जाती है, वैसे ही एक्जेक्टली सेम पर्टिकुलर काम हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। क्यों किया? ताकि करप्शन को हमारा रोका जा सके। क्लियर? ये पर्टिकुलर प्रावधान यहाँ पर हमारे जुड़े गए। अब आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट और क्या किया गया? सर काउंसिल जो हुआ करती थी हमारी, कौन सी काउंसिल? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें हमारे गवर्नर जनरल को मिला करके 5 लोग थे, जो प्रीवियस वाले एक्ट में पड़े थे 1+4 वाला। उसमें चेंज कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं और गवर्नर जनरल की एक पावर में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? पहले वाले एक्ट में हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल के पास पावर नहीं थी, वीटो पावर। वीटो पावर क्लियर है सभी को? किसी को वीटो पावर में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। वीटो पावर नहीं थी। अब इस पर्टिकुलर एक्ट ने वीटो पावर दे दी। ये कमी थी पिछले वाले एक्ट की, इसको पूरा कर दिया और कह दिया अब आपके पास क्या होगा, इसका अधिकार होगा कि भाई वीटो पावर हमारा क्या है, गवर्नर जनरल के पास होगी। और एक काम और किया स्ट्रक्चर में, पहले जहां पर वो 4 एक्स्ट्रा लोग हुआ करते थे उसको कम करके 3 कर दिया। कितना कर दिया? 3। और ये चीज कह दिया हमारे किसको? गवर्नर जनरल को, बस आप 3 ही लोग हैं, एक काम करिएगा, 3 में से अगर आपको एक भी समर्थन कर दे, ध्यान सुनिएगा, 3 में से अगर आपको एक भी समर्थन कर दे तो आप वो फैसला ले सकते हो, आपको वीटो पावर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हां, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि 3 के 3 आपके खिलाफ हो जाए तो ही वीटो पावर लेकर आ सकते हो। ये प्रोविजन जो यहां ऐड किया गया है केवल एक व्यक्ति के लिए ऐड किया गया है। कौन? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे, कब बनते हैं? 1786 में। वारेन हेस्टिंग को हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग की नीतियों से हमारा जो ब्रिटिश सरकार बिल्कुल खुश नहीं थी। हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हमारे यहाँ पर हुआ करते थे 1786 में, इस पद पर आने वाले थे, बातचीत पहले से चल रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले से ये बात कह दी, क्या कह दी कि सर मैं इस पोस्ट पर तभी आऊंगा जब मुझे वीटो पावर दी जाए, अदरवाइज मैं इस पोस्ट पे होल्ड ही नहीं करूंगा। तो ये जो इस एक्ट के अंदर ये जो प्रावधान ऐड किया जा रहा है वीटो पावर देने का, ये एकमात्र एक ही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे पहले वाले व्यक्ति को वीटो पावर नहीं थी। इसके बाद का जो एक्ट आएगा हम पढ़ेंगे 1793, वहां पर वीटो पावर की बात फिर से की जाएगी। तो कंफ्यूजन होगा कि सर वीटो पावर अगर पूछ ले हमारा तो फिर क्या आंसर करेंगे? तो याद रखना 1784 में जिस वीटो पावर देने की बात आ रही है, ये वीटो पावर केवल और केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। इस एक्ट का ये प्रोविजन ना तो इनके बाद आने वाले किसी पर लागू होता है, ना इनसे पहले पर लागू होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि मैं इस पोस्ट पर तभी जाऊंगा जब मुझे वीटो पावर दी जाए। तब इनके लिए क्या किया गया था? वीटो पावर अननेसेसरी इस्तेमाल ना हो, तो कह दिया भैया काम करते हैं, हम 4 को कर देते हैं 3। अगर आपको 3 में से 1 का समर्थन मिल जाए तो आप फैसले को लागू कर दीजिएगा। हां, अगर 3 के 3 आपके खिलाफ हो जाए तो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है क्या कर सकते हैं, हमारा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनकी अपॉइंटमेंट के दौरान में शर्त हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिश जो वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे वो भी करप्शन के चार्जेस के अंदर हमारे जो है दोषी पाए गए थे कि भैया ये भी हमारा क्या है, करप्ट है। इसलिए इनको हटाने के बहुत ज्यादा प्रयास चल रहे थे और बाद में उनको हटा भी गया था। और 3 में से 1 व्यक्ति कौन हुआ करता था? सेनापति, जो भारत के अंदर क्राउन की सेना थी। हमारे जैसे अभी इंडियन आर्मी है, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो क्राउन का रिप्रेजेंटेशन हुआ था, ब्रिटिश रूल था उस समय, हमारा क्राउन का रूल हुआ करता था, तो क्राउन की आर्मी कहलाया करती थी। और भारत के अंदर जो आर्मी का सेनापति था वो इसको यहाँ पर शामिल किया गया था, हालांकि बाद में इसको हटा दिया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? क्या हो गया भैया गोविंद? क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया मुझे ये पावर चाहिए, तो ये प्रोविजन उनके लिए ऐड किया गया एक्स्ट्रा पहले से, हमारा बाद में नहीं। क्योंकि इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान जो लेकर आया गया था, ये बकायदा इन्हीं के लिए कहा गया भैया हम इस पोस्ट पर तभी आएंगे जब हमारे लिए पहले से इसका प्रावधान हो। तो इस एक्ट में इनके लिए लिखा गया था। उस समय के जो प्रावधान हमारे जो व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग, उनको ये पावर नहीं दी गई थी, क्योंकि 1784 में वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे इस पोस्ट पर, उनको ये पावर नहीं थी। बकायदा एक्ट में इनके लिए नाम लिखा गया था, ये पावर किसके पास रहेगी? इनके पास रहेगी। क्लियर? आगे नेक्स्ट की चर्चा करें, अगला पर्टिकुलर पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस से पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अभी तो पढ़ रहे थे भैया हमारे, अभी सारी लिस्ट मिल जाएगी, चिंता ना करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ, वीटो पावर भी बताते हैं, एक बार पूरा कर लेते हैं वीटो पावर क्या होती है, बात फिर से बता देंगे, डोंट वरी। और क्या किया गया? जो पावर का सेंट्रलाइजेशन आपने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ और पावर्स भी छीन ली गई। किससे? बॉम्बे और मद्रास से। क्या किया गया उनको कि सर बॉम्बे और मद्रास के अब गवर्नर जो रहेंगे हमारे, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर रहेंगे, उनको अगर युद्ध करना है अपने ही साम्राज्य में किसी पर्टिकुलर रियासत से, तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको बंगाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो अपने यहाँ पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं या टैक्स में कोई चेंज करना चाहते हैं रेवेन्यू में, राजस्व में, तो भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको बंगाल के गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ के अंदर वो संबंधों को सुधारने के लिए कोई संधि या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो भी उनको बंगाल के गवर्नर जनरल की क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि और पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाए। पावर पूरी नहीं छीनी है, अभी भी पावर है मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के पास में कुछ पर्टिकुलर मामलों के अंदर, लेकिन धीरे-धीरे पावर का सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है, केंद्रीकरण होता जा रहा है। बॉम्बे और मद्रास से पावर छीन के किसको दी जा रही है? हमारा कलकत्ता को, या बंगाल को दी जा रही है। क्लियर? ये पर्टिकुलर प्रावधान और था। यहाँ इसमें से कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, किसी भी फॉर्म में कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 के अंदर हमारा आए थे, बिल्कुल सही कहा आपने। डाउट भेजा है वहीं, क्या डाउट भेजा देख लेते हैं प्लीज। आप लोग डाउट सेक्शन में प्रपोज करिए, है ना? वो आपका जो कमेंट सेक्शन है उसी के आसपास देखो कि लिखा होगा डाउट सेक्शन, उसमें करो, ताकि क्या है कमेंट्स के बीच में डाउट छुप ना जाए। इसीलिए वीटो पावर को हमेशा क्यों नहीं रखा गया? ब्रिटिश सरकार की प्लानिंग नहीं थी इसको कंटिन्यू रखने की, ये शर्त रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसलिए लेकर आए थे। लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे हुए हमारे, कि लगा कि हाँ इसके अच्छे परिणाम है, तो अगला जो एक्ट आएगा उसके थ्रू परमानेंट कर दिया जाएगा। इस एक्ट में केवल और केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए किया गया। क्लियर? अगला एक्ट जो आएगा 1793 का 1793 का, उसने वो क्या कर देगा? इसको परमानेंट कर देगा। वीटो पावर क्या होता है फिर बताओ। वीटो पावर का मतलब होता है कि देखो भैया बहुमत को नकारने की शक्ति। कैसे? फॉर एग्जांपल बताते हैं, लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, चुनी हुई सरकार है बहुमत के द्वारा, राज्यसभा ने भी बिल को पास कर दिया, बहुमत था तभी पास करवा पाए थे, बहुमत है आपके पास, लोकसभा और राज्यसभा दोनों उस बिल को पास कर दिया। अब कहां जाएगा वो बिल? अब कहां जाएगा? अब कहां जाएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बिल्कुल सही कहा, साइन होने के लिए। पब्लिक में नहीं जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट बिल एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं लागू होगा, कानून नहीं बन सकता हमारा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है क्या? वो बिल को अपनी जेब में लाके रख सकते हैं, मतलब साइन भी ना करे, मतलब नहीं साइन करूंगा, और वापस भी ना भेजे, मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि मेरे को पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या है आपत्ति है, प्लीज इस पे विचार कर लो, अपने पास रख लेंगे। कोई डिसीजन नहीं लिया, बहुमत को नकार दिया, बहुमत का फैसला था लोकसभा का और राज्यसभा का, फिर नकार दिया। ये जो पावर होती है बहुमत को नकारने की, बहुत सारे लोग एक तरफ है, उसके बावजूद बहुमत को नहीं मानेंगे। जिस व्यक्ति के पास ये पावर होती है उसको कहा जाता है हमारा वीटो पावर। क्लियर? विदाउट
बिल्कुल सही कहा कि वापस भेज सकते हैं या फिर होल्ड करके रख सकते हैं। वॉइस का दिक्कत आ रहा है, कीर्ति देखो वॉइस का दिक्कत आज तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर ऐसा है तो हम एक बार चेक कर लेंगे। वैसे अभी देखो साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार चेक करवाएंगे, नो इश्यूज है ना। अभी क्लियर है वीटू पावर को लेकर के? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? वीटू पावर कब से आया? वही तो आपको शुरुआत में मैंने बताया, 1945 में जब यूएन बनी थी तब हुआ, ये पावर दी गई। कि भैया ताकि अननेसेसरी फैसले ना लिया जाए। जैसे अभी यूएन में होता है, चाइना रोक देता है ना? उस समय ये था कि वर्ल्ड वॉर जैसी कोई घटना हो रही हो हमारा, तो क्या करते हैं उस पर सब मिलकर के एक साथ हमारा काम करेंगे और लगे कि वर्ल्ड वॉर और हो सकता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड भी हो सकता है, तो कोई हमारा व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके ऊपर रोक लगा सके। ये पावर जानबूझ के उस समय 1945 में दी गई थी। आज उसका मिसयूज होता है, वो एक अलग पर्टिकुलर पार्ट है। क्लियर? नहीं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्नेहा, नाम नहीं याद करना है। अभी क्लियर भाई, वीटू पावर ऑफ आउट नहीं है, इतना क्या कंफ्यूजन है वीटू पावर में? तो सिंपल सी पावर है। पहली बार नाम सुनो क्या? जी बिल्कुल विश्वजीत, बिल्कुल सही। चलें आगे? चलो भैया नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट आता है। अब आता है अगला पर्टिकुलर एक्ट हमारा, चार्टर एक्ट 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम। इसने क्या किया? ट्रेड मोनोपोली को, व्यापार एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। अभी ट्रेड मोनोपोली क्या होती है, व्यापार एकाधिकार क्या होता है? व्यापार एकाधिकार या ट्रेड मोनोपोली का मीनिंग होता है कि सर एक पर्टिकुलर कंपनी है या एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो काम करने का अधिकार केवल उसी को हो और किसी को नहीं। तो सन 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारियों का समूह ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेकर के भारत आया था, तो ब्रिटिश क्राउन ने उस समय की रानी ने एक मंजूरी, एक वादा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्या कि सर ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का कोई भी और व्यापारी अपने दम पर अकेला भारत में आकर के व्यापार नहीं करेगा। अगर कोई और आकर के व्यापार करेगा और उसको करना चाहता है भारत में, उसको आपके साथ मिलना पड़ेगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बनना पड़ेगा। यानी कि रानी ये वादा कर रही है उस समय सन 1600 में, लिख कर दे रही है कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी और व्यापारी आपके अलावा भारत में व्यापार नहीं कर सकता, आप जाइए व्यापार करिए, हम आपको अश्योरिटी देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बदले में कुछ तो पैसा मिलेगा मिलेगा, वहां से यहाँ से जो कमाओगे रानी को भेजोगे, तो ये एश्योरेंस दिया गया। इसको कहते हैं ट्रेड मोनोपोली, कि कोई भी और हमारा यूके का नागरिक या व्यापारी समूह आकर के व्यापार नहीं कर सकता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन से। क्लियर? इसको कहा गया व्यापारिक अधिकार। अब ये कंटिन्यूअसली सन 1600 से मिला हुआ है, हर थोड़े-थोड़े साल में रिन्यू हुआ करता था। तो 1793 में इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया और कह दिया भैया अगले 20 साल के तुमको व्यापारिक अधिकार और देते हैं, यानी कि 1813 तक तुम भी काम करोगे, कोई चिंता नहीं। अब ऑब्वियसली बात है, जब किसी को व्यापारिक अधिकार दोगे, यानी कि अधिकार दिया जाएगा, बदले में तो कुछ लोगे। जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये काम तुम ही करोगे, बदले में कुछ तो चाहूंगा, तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को ये कहा कि भाई भारत से जितना कमाओगे उसमें कम से कम 5 लाख रुपए हर साल हमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसमें कम से कम 5 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर हमारी क्लियरली मेंशन कर दी। अब आज की तारीख में लगता है 5 लाख क्या होगा, उस समय करोड़ों में हुआ करता था अमाउंट, लेकिन 5 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी को एक और बात भी कही, क्या कि थोड़ा पैसा हमको दोगे कमाई में से, तो थोड़ा तुम्हारी कमी हो सकती है प्रॉफिट में, तो एक काम करना, हम तुमको अलाउ करते हैं कि तुम्हारा जो डिविडेंड है, लाभांश है हमारा, वो तुम 10% तक बढ़ा दो। जितना तुमने एक साल में कमाया भारत से, अब हम तुमको अनुमति देते हैं कि तुम अपने लाभांश को बढ़ा सकते हो। अब लाभ कैसे बढ़ता है सर? वो तो डिपेंड करता है सेल कितनी हुई, उसके अकॉर्डिंग दो तरीके हो सकते हैं, या तो सेल बढ़ा दो, सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि और फैक्टरी खोलनी पड़ेगी, या फिर क्या करो प्राइसेस बढ़ा दो। एक्चुअली यहाँ पर जो परमिशन दी जा रही है प्राइस बढ़ाने की दी जा रही है, क्या आप अपने प्राइसेस को इतना बढ़ा लो भारत में कि आप अगर सेम पर्टिकुलर चीज बेचोगे भारत में जितनी पिछले साल बेची थी, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाएगा। तो थोड़ा आपकी भी कमाई होगी, हमारी भी कमाई होगी, और तुमको 20 साल तुम ट्रेड मोनोपोली देते हैं, यानी कि व्यापार एक अधिकार देते हैं, जाओ तुम व्यापार करो। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये ऐड किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा। नहीं, ये वाला 1784 में इसी में था, 1784 हो गया हमारा। क्लियर? चला आगे नेक्स्ट पार्ट। और क्या किया गया? गवर्नर जनरल के पावर्स के संबंध में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऐड किए। क्या-क्या पॉइंट ऐड किए गए? देखो सबसे पहला पर्टिकुलर पार्ट तो ये जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि वो वीटो पावर किसके लिए लेकर आई गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए, उसके अच्छे परिणाम निकले। प्रशासन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अच्छा संभाला था, कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सरकार को लगा कि बाकी सबको भी देना चाहिए। तो ये वो पर्टिकुलर एक्ट था, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ये वो पर्टिकुलर एक्ट था जिसने हमारे गवर्नर जनरल को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में बहुमत की अवहेलना करना, मेजॉरिटी को डिसगार्ड करना, यानी कि वीटो पावर, यही कहते हैं, अभी पढ़ा हमने, बहुमत को नकारना, वीटो पावर, ये पावर परमानेंटली दी थी। पहले वाले एक्ट के अंदर किसके लिए था? ओनली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। इस एक्ट ने कहा भैया अब ये सभी के पास होगी, मतलब जितने भी अब हमारे गवर्नर जनरल बंगाल आएंगे उन सभी के पास ये पावर होगी, परमानेंट कर दिया गया। अब ध्यान से सवाल सुनना, अगर सवाल पूछे वो कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल बंगाल को, ध्यान से सुनना, मैं किसी गवर्नर का नाम नहीं लिख रहा हूं, जिसने गवर्नर जनरल बंगाल को वीटो पावर दी, तो आंसर क्या करोगे? 1784 के 1793। सवाल फिर से सुनना, वो कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, किसी गवर्नर का नाम ले रहा हूं, सिर्फ पद का नाम ले रहा हूं, गवर्नर जनरल बंगाल को वीटो पावर दी, या यूं कहते हैं कि वीटो पावर का प्रावधान किया, इतना लिख दूं मैं, गवर्नर जनरल नाम नहीं है मान लो, वो कौन सा एक्ट था जिसने वीटो पावर का परमानेंटली हमारा प्रावधान किया, स्थिर रूप से, अस्थायी रूप से प्रावधान किया? आंसर क्या करोगे? 1793, 1793। अब मैं सवाल में वर्ड बदल रहा हूं, ध्यान से सुनना, वन सेकंड, शब्द चेंज कर रहा हूं। वो कौन सा एक्ट था जिसने पहली बार वीटो पावर का प्रावधान किया? फर्स्ट टाइम, सवाल सेम, बस वर्ड ऐड कर दिया, फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो आंसर बदल जाएगा और 1784 आ जाएगा। फिर से इंडिया 1784, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल लिख लो कहीं साइड में, टॉपिक में ऊपर के नोट्स बना लो, साथ-साथ में, तो लिख लो। क्या सवाल पूछे वो कौन सा एक्ट था जिसने वीटो पावर का प्रावधान किया? इतना लिख दे कि वीटो पावर का प्रावधान किया, व्हिच एक्ट हैड द प्रोविजन ऑफ वीटो पावर, तो आंसर आएगा 1793, 1793। अगर वही मैं लिख दूं फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो आंसर बदल जाएगा। यही पॉलिटी का खेल है। इंडियन पॉलिटी में प्रीलिम्स में अक्सर स्टूडेंट्स के आंसर गलत इसलिए होते हैं, बीच में शब्द बदल जाते हैं, लाइन पूरी सेम लिख रखी है, या तो वो एक शब्द जोड़ देगा या एक शब्द गायब कर देगा। ऐसी स्थिति में होगा क्या? वो फ्लो में पड़ जाएगा और भूल जाएगा। तो सवाल लिख लो, वापस रिपीट कर देता हूं, वो कौन सा एक्ट था जिसने हमारा वीटो पावर का प्रावधान किया? व्हिच एक्ट हैड प्रोविजन ऑफ वीटो पावर, आंसर आएगा ये वाला एक्ट। उसी में एक नया वर्ड और जोड़ दो, फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो आंसर बदल जाएगा 1784, इट्स इंडिया। क्लियर? परमानेंटली भी लिखा सकता है, स्थायी रूप से किसने वीटो दिया, तो भी यही वाला एक्ट रहेगा हमारा। क्लियर? बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर साल, पर ईयर, 20 ईयर्स तक नहीं, पर ईयर आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 20 ईयर का एक बार नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। चलो अब आगे नेक्स्ट पार्ट। और क्या किया गया? इसमें प्रावधान लिखा गया कि जैसे मान लो ये 3 सेंटर्स उस समय हुआ करते थे, बॉम्बे वाला पर्टिकुलर पार्ट था, मद्रास वाला पर्टिकुलर पार्ट था, और यहाँ पर बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बॉम्बे या मद्रास गया हुआ है, बंगाल का गवर्नर जनरल ऐसे ही इंस्पेक्शन करने के लिए निकल गया हमारा, और क्या आज घूम के आते हैं या देख कर आते हैं क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा, बॉम्बे मद्रास जाकर आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बॉम्बे और मद्रास के डिसीजन कौन लेगा? तो यहाँ लिख दिया गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि भैया गवर्नर जनरल बंगाल बॉम्बे या मद्रास के अंदर है, अगर वो बॉम्बे और मद्रास में है हमारा, तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के पास कोई पावर नहीं रहेगी। सारे डिसीजन कौन लेगा? ये व्यक्ति लेगा। जैसे नॉर्मली होता है हमारा, हम जिस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठे हैं, अगर हमारा सीनियर हमारे ऑफिस में आएगा, भले वो ऐसे आया हो, घूमता घूमता इंस्पेक्शन के लिए आया हो, तो अपनी कुर्सी किसको दोगे? अपने सीनियर को।
हाँ, अगर आप डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं और आईजी साहब आ जाए हमारा या डीआईजी साहब आ जाए हमारे अपने थाने के अंदर, तो क्या कुर्सी पे बैठे रहोगे? नहीं, अपनी कुर्सी छोड़ोगे, सर को पहले कुर्सी दोगे और फिर आईजी साहब जो है सारे फैसले लेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या आईजी साहब को ये कहोगे कि सर ये खराब है, आप डिसीजन नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। तो वही सेम प्रावधान यहाँ पे किया गया कि सर बॉम्बे और मद्रास के अंदर अगर कभी भी बंगाल का गवर्नर जनरल आएगा, कभी भी ऐसा हुआ, तो फिर बॉम्बे और मद्रास का हर डिसीजन बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, ना कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर। क्लियर? बंगाल का ही गवर्नर जनरल हर तरह का डिसीजन लेगा। क्लियर है? कोई डाउट इस पॉइंट में किसी तरह का? तो प्लीज पूछो। क्लियर सभी को? चलो भैया, और क्या किया गया? अगर बंगाल का अगर गवर्नर जनरल बॉम्बे जाएगा या मद्रास जाएगा तो उसकी पोस्ट भी तो खाली होगी। बॉम्बे को, बंगाल को कौन संभालेगा हमारा? तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोविजन लिखा गया कि इन केस हिज एब्सेंस फ्रॉम बंगाल, अगर किसी वजह से बंगाल में वो अनुपस्थित है, कौन अनुपस्थित है? गवर्नर जनरल हमारा बंगाल का। तो फिर वो हमारे मेंबर्स जो थे, 3 मेंबर्स जो हुआ करते थे काउंसिल के अंदर, उसमें से किसी एक को क्या कर देगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट बना देगा, यानी कि उसको अपना कार्यवाहक टेम्परेरी बना के जाएगा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम क्या करो, बंगाल की जिम्मेदारी को संभालो। जैसा आज होता है हमारे प्रेसिडेंट के केस के अंदर, जैसा प्रेसिडेंट किसी वजह से अपनी पार्टी को पोस्ट पर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं हमारे, है ना? वैसा ही सेम प्रोविजन यहाँ पे हमारा किया गया कि सर अगर किसी वजह से बंगाल का गवर्नर, हमारा गवर्नर जनरल उस पोस्ट पर नहीं है, तो वो बाकी के 3 मेंबर में से किसी एक व्यक्ति को क्या करेगा, टेम्परेरी अपने पोस्ट पर बैठा के जाएगा और वो क्या कहलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपाध्यक्ष कहलाएगा। डेड हो गया तो नया लेकर आएंगे। अगर बाई चांस रिलैक्स होगी तो क्या कर सकते हैं, एब्सेंस माना जाएगा, पर्टिकुलर वैकेंसी होगी हमारा, तो किसी नए व्यक्ति को लेकर आएंगे, तब तक हमारा जो काम है उन्हीं 3 लोगों से चलेगा जो कि उस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर देखने को मिलता है, और उनमें से किसी एक जो भी सीनियर मोस्ट होगा नॉर्मली उसके अकॉर्डिंग काम चलाया जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो वैसे ये प्रावधान इसमें नहीं लिखा गया था। चलिए आगे नेक्स्ट। फिर लास्ट एक्ट में हमने देखा था कि सर सेना का जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ जो भारत में आर्मी थी क्राउन की, उसको भी मेंबर बनाया गया था, लेकिन उसके कुछ परिणाम निकले नहीं, क्योंकि जब प्रशासन संभालने की बारी आ रही है या कानून बनाने की बारी आ रही है तो सेना के सेनापति का क्या काम? तो इसलिए क्या कर दिया गया, ये कह दिया गया कि भैया गवर्नर की काउंसिल के अंदर सेनापति नहीं शामिल किया जाएगा, इसको हटा देंगे, वही नॉर्मल हमारे व्यक्ति जो पहले हुआ करते थे, नॉन मिलिट्री वाले जो सैन्य सेना से बिलोंग नहीं करते वैसे हम शामिल किए जाएंगे, यानी कि सिविल मेंबर्स को शामिल किया जाएगा जो कि डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सके। ये प्रोविजन और हमारा किया गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो? इसलिए एक बार इमेजिन करके देखो उसमें क्या हो रहा होगा तो मजा आएगा। थोड़ी देर क्लास और चलेगी, 2 एक्ट और बाकी है हमारे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा। और क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था हमारा, कौन सा एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था? कोई दिक्कत नहीं है, जितना कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगी तो आप रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था? बिल्कुल सही कहा, 1784 का फिर से एक्ट हुआ करता था। उसके अंदर कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। अब उसी में चेंज किया जा रहा है। क्या चेंज किया जा रहा है कि सर 6 का 3 कर दिया, प्रेसिडेंट तो वही है हमारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, चांसलर को हटा दिया गया है कि भैया तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम जाओ, और प्रेसिडेंट खुद ही जिम्मेदारी संभालेंगे। और साथ ही साथ के अंदर हमारा जो 4 सलाहकार थे उसकी जगह 2 कर दिए कि भैया 2 सदस्य इसके काम के लिए हमारा रखे जाएंगे, 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 4 सलाहकार दिया जाए, सब बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, जो एग्जाम में सवाल बना है, स्टेट वाले सवाल एग्जाम आते हैं, सवाल पूछा गया है कि 1793 के एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य संख्या को आधा कर दिया गया। ये सवाल की लैंग्वेज थी। 1793 के इस चार्टर एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या को आधा कर दिया। अब आधा तो तब समझ में आएगा जब ये याद हो कि पहले कितने थे, अब कितने हुए। तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि पहले 6 थे, फिर हमारे 3 हुए, ये आपको किस एक्ट में क्या हुआ वो याद होना चाहिए, है ना? तभी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में लेक्चर में कहा था सीधे सवाल नहीं पूछता, कंपैरिजन वाले सवाल पूछता है। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कंपैरिजन वाले, कि आधा कर दिया मान लो, है ना, 50% कर दिया तो, या 6 का 3 कर दिया तो पहले क्या था और फिर क्या चीज की, ये चीज हमको रिलेट करके याद करनी है। जब आप रिवीजन करोगे तो ये पॉइंट पढ़ा था आपने 1793 में 6 वाला, इसमें 1784 में, जैसे इसमें आओगे तो वापस पहले याद आना चाहिए पहले कितने थे, अब कितने हुए। इससे आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। एक प्रावधान इसमें और ऐड किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए, क्या कि सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया था? कंपनी की गतिविधियों को हमारा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंपनी से हालात संभल नहीं रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को एक बात बताओ, ये किसके लिए काम कर रहे हैं भारत में, कि सर हमारे लिए, क्योंकि हमसे हालात नहीं संभल रहे थे, तो इनको सैलरी कौन देगा? इनको तो ब्रिटिश कंपनी। तो पहले ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे, क्राउन इनको नियुक्त करता था, तो ब्रिटिश सरकार पैसा दे रही थी, खर्चा ज्यादा आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये वहां से पहले भारत आया करते थे और फिर यहाँ से वापस जाया करते थे, खर्चा ज्यादा हो रहा था, सैलरी देनी पड़ती थी, वो हमारी ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इसीलिए ये प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर दिया गया था कि भैया अब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को क्या किया जाएगा, सैलरी कंपनी देगी, और कंपनी पर ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है, इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि सर 6 को 3 कर दो, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है, कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा, तो 6 लोगों का खर्चा नहीं हो सकता, तो एक काम करो 3 लोग कर देते हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और अंत में एक पर्टिकुलर प्रोविजन और ऐड कर दिया गया, सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राजू जी बिना परमिशन के भारत नहीं छोड़ सकता, ये प्रावधान भी इसमें लिख दिया गया। अगर वो कर देता है ऐसा तो माना जाएगा कि उसने पद से इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह नया आएगा। ये क्यों किया भैया? था क्या, वो थे अंग्रेज, रहा करते थे इंग्लैंड में, बढ़िया बढ़िया मौसम, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा सर्दी नहीं, वो था हमारा औद्योगिक क्रांति का दौर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, वहां पर तो बढ़िया रोड्स भी थी, है ना, गाड़ियां आ चुकी थी, मोटर गाड़ियां नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ठीक स्थिति में सुविधा देखने को मिलती थी हमको, भाप जैसे वाली पेट्रोल गाड़ियां हमको देखने को मिला करती थी, और छोटे मोटे रथ वगैरह जो हुआ करते थे, हमारा घोड़ा गाड़ी वगैरह वो सब थे, तो सुविधा खूब थी, साफ सुथरा माहौल हुआ करता था, इतना कोई दिक्कत नहीं था। हमारे यहाँ पर तो सड़क आता पता नहीं, बिजली का आता पता नहीं, वो डायरेक्ट हुआ करते थे हमसे बहुत ज्यादा। तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ की एक तो मानसून को नहीं झेल पाए, यहाँ की गर्मी को नहीं झेल पाए, यहाँ का जो हमारा ओवरऑल पर्टिकुलर जो एनवायरमेंट था वो उनको सूट नहीं हुआ। तो पहले तो वो जहाज के माध्यम से 10-15 दिन यात्रा करके आते थे, फिर थोड़े दिन यहाँ रहते थे, फिर भाग जाया करते थे, भैया यहाँ तो सूट नहीं होगा, गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ तो हमारा जो है काम ही नहीं हो पाएगा। तो जब ये चले जाया करते थे तो फिर काम कैसे करोगे? अगर आपको पॉलिटिकल अफेयर्स संभालने की बात की गई है कि राजनीतिक मामले आप संभालेंगे और संभालने के आप खुद यहाँ पर नहीं हो, तो फिर जाके बात कौन करेगा, या संधि की शर्तें कौन तय करेगा? इसलिए क्लियर लिख दिया कि भैया आप तो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भाग जाएगा तो मेंबर तो भागने भागना, इसलिए कह दिया सीनियर ऑफिसर बिना परमिशन के इंडिया नहीं छोड़ेगा। अगर वो करता है ऐसा काम तो माना जाएगा उसे पद से इस्तीफा दे दिया, किसी और को भेजा जाएगा उसकी जगह पर। ये प्रावधान बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर चेंजेस इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से हमारे किए गए। क्लियर? जी बिल्कुल स्नेहा, एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, कुछ चेंजेस और आए। क्या चेंजेस आए? मेन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट, और नेक्स्ट जो सवाल एग्जाम के अंदर बनता है, इस एक्ट ने क्या किया, कंपनी से एक अधिकार और छीन लिया। कौन सा अधिकार? कंपनी के पास जो जुडिशियल फंक्शंस हुआ करते थे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, न्यायिक अधिकार कंपनी के पास आ गए थे हमारा, वो जुडिशियल फंक्शन छीन लिया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजस्व का जो प्रशासन था, टैक्स तय करने का जो अधिकार था, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, वो कंपनी के पास रहने दिया। लेकिन कल को कभी कोई विवाद हो जाया करता था टैक्स कलेक्ट करने को लेकर के, तो वो माल अदालत में सुना जाता था, इंग्लिश में उसको कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट, हिंदी में नाम है माल अदालत। तो जब कभी भी इस तरह का कोई पर्टिकुलर पार्ट हुआ कि टैक्स डिस्प्यूट हुआ, जैसे आज अगर आप इनकम टैक्स भरते हो, फिर भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से ऑफिस की तरफ से नोटिस आ जाए, तो हमने ट्रिब्यूनल्स बना रखे, वहां जाकर क्या कर सकते हो, अपने शिकायत दर्ज करा सकते हो, मामला चल सकता है। वैसा ही व्यवस्था उस समय थी। सर टैक्स बना, टैक्स हमारा जो है कौन डिसाइड कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी काम कर रही थी। कल को कोई विवाद होता था तो कंपनी माल अदालत चलाया करती थी, रेवेन्यू कोर्ट्स चलाया करती थी। तो कभी ऐसे कैसे टैक्स भी तुम लगाओगे, न्याय भी तुम करोगे, तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? तुम्हारे खिलाफ, जिसके खिलाफ शिकायत की वही न्याय कर रहा है, गलत बात है। तो एक काम करते हैं, रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कर देते खत्म, और
सॉरी डिविजन जो फंक्शन था कंपनी का उसको कर देता खत्म, और आप टैक्स वाला काम करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए माल अदालत जो है हमारा वो इस एक्ट के माध्यम से खत्म हो गई। माल अदालत बनाई इसलिए गई थी हमारा कि भैया कल को कोई रेवेन्यू में टैक्स के संबंध में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से माल अदालतें हमारी जो समाप्त हो गई। हालांकि सवाल हिस्ट्री का था लेकिन फिर भी पूछा गया, तो एक्ट याद रखना, चार्टर एक्ट 1793। अंत में एक पर्टिकुलर पॉइंट और किया गया, जो शुरुआत में घटना थी जिसको बैन कर दिया गया था उसको एक अलग रूप में चालू किया जा रहा है। क्या है ये घटना? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे एग्जाम का, पहले घटना समझ लेते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि अगर वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को या कंपनी के किसी एम्प्लॉय को, कंपनी के किसी अधिकारी को लाइसेंस देती है, यानी अनुमति देती है लिख करके, तो वो भारत में व्यापार कर सकता है। 1773 में क्या पढ़ा था? एक प्रॉब्लम थी निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड। लेकिन नुकसान तो वही हुआ, ये जो लोग हुआ करते थे जिनसे ये अधिकार छीना था निजी व्यापार करने का, वो ब्रिटेन में बहुत ऊंची पोस्ट रखा करते थे, मतलब बहुत पहुंच हुआ करती थी। उन्होंने अपनी शिकायतें आगे बताई कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया, हमको नुकसान हो रहा है, इसके माध्यम से कुछ तो किया जाए हमारा। तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर या यूं कह दी उस अप्रोच के माध्यम से यहाँ पर एक और एक्ट लिखा गया उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन रूप बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया। कहा गया कि अगर कंपनी खुद चाहे कि हाँ भैया हमारे कुछ अधिकारी, हमारे कुछ कर्मचारी भारत में व्यापार करने की अनुमति देंगे उनको, तो वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। हो सकता है कोई रिलेटिव हो, चाचा मामा का कोई बेटा हो, इंग्लैंड में रहता हो, वो भी चाहता हूं मैं आके थोड़ा क्या करूं काम करूं, तो कंपनी उसको लिख करके लाइसेंस दे देगी और लाइसेंस देकर मिलने के बाद में वो लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं। इसका नाम क्या रखा गया, याद रखिएगा, प्रिविलेज ट्रेड या कंट्री ट्रेड। हिंदी में इसको कहते हैं देशज व्यापार। हिंदी में नाम ढंग से लिखा नहीं है, वैसे ही नाम हिंदी में लिख दिया इंग्लिश वाले, देशज व्यापार, या फिर हम कहेंगे विशेषाधिकार व्यापार। क्या नाम दिया गया? विशेषाधिकार व्यापार। प्रीलिम्स में ये सवाल हमारा पूछा गया है, वो कौन सा एक्ट था जिसने देशज व्यापार की अनुमति दी, यानी कंट्री ट्रेड की अनुमति दी? पहला सवाल ये आ चुका है, एक्ट याद रखना। सीधा सीधा लिखकर भी पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज कंट्री ट्रेड, यानी कि देशज व्यापार क्या होता है? तो याद रखना 1793 में 1793 में जो चार्टर एक्ट लेकर आया गया था, उसके माध्यम से कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने किसी संबंधित व्यक्ति को या कंपनी के किसी कर्मचारी को लाइसेंस देते हुए, अनुमति देते हुए भारत में व्यापार करने की परमिशन दे सकती है। ये जो व्यापार था यही क्या कहलाया हमारा, कंट्री ट्रेड कहलाया, या देशज व्यापार कहलाया, प्रिविलेज ट्रेड कहलाया, या विशेषाधिकार व्यापार कहलाया। क्लियर? इसका परिणाम क्या था? भारत से अफीम जो हुआ करती थी, ओपियम, वो चाइना इसी के माध्यम से गई। तो हमने परमिशन दी तो यहाँ के लोग जिनको परमिशन मिली वो अफीम लेकर चाइना तक पहुंच गए, व्यापार करेंगे, और इसी का पर्टिकुलर हमारा परिणाम था जब आपने इस तरह का लाइसेंस देकर के व्यापार की अनुमति दी। क्लियर? हाँ, वो तो है ही, ऑब्वियसली बात है, मैं तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अनुमति का पॉइंट ऐड कर दिया गया, इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। ट्रेड मोनोपोली वाला, गवर्नर जनरल की पावर का, सेपरेट फंक्शंस का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या चेंजेस किए गए, और कंट्री ट्रेड वाला पार्ट हिंदी में ये लिखा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए भैया, इसी तरह का। सबको क्लियर? कोई डाउट नहीं? किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। चलिए आगे, नेक्स्ट। अब आता है छोटा सा एक और, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट। यह है छोटा, लेकिन यूपीएससी से लेकर नॉर्थ इंडिया की जितनी बीसीएस है, इसके हर प्रावधान से सवाल बना है, यानी इसके हर एक प्रोविजन, 4 प्रोविजन पढ़ेंगे इस एक्ट के, पहले आपके सामने 3 और है, सबसे सवाल पूछा गया है। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोविजन की। क्या है इस एक्ट के अंदर? एबोलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली, व्यापार एकाधिकार का समापन कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। मतलब जैसा सन 1600 में एक पर्टिकुलर कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार एकाधिकार लेकर के, और 1813 आ चुका है, यानी कि 213 साल हो चुके हैं हमारे। कितने साल हो चुके हैं? 213 साल हो चुके हैं। और 213 साल तक वो एक क्षेत्र भारत में व्यापार कर रही है, उस एक क्षेत्र व्यापार को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि अब तुम अकेले व्यापार नहीं करोगे, कुछ और भी ब्रिटिश व्यापारी या ब्रिटिश व्यापारी समूह आएगा भारत में और व्यापार करेगा। ये ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई। ये तो हुआ फैक्ट, जिसके माध्यम से सवाल बनता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू हमारा ट्रेड मोनोपोली को, यानी व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन जरा कारण बताओ, सोचो, सवाल पूछो, पूछने की आदत डालोगे तो मजा आएगा चीजों में। सोच के देखो, सन 1600 से 1813 तक, 213 साल तक एक कंपनी एक क्षेत्र राज कर रही है। अभी 20 साल पहले उसको 20 साल एक्सटेंड करने की परमिशन दी गई थी, अभी मैं पढ़ा भी 1793 में। तो इन 20 सालों में क्या हुआ कि और उसको एक्सटेंशन नहीं मिला? क्या वो कारण था जिससे उसको और एक्सटेंशन नहीं मिला? ये तो सोचने वाला सवाल है, ये तो फैक्ट के रूप में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंस और इंटरव्यू का सवाल है, इंटरव्यू में पूछा गया है। जब हम कहते हैं कि हमको हिस्ट्री पसंद है, हाँ, तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं। क्यों? जैसे साइंस में हर चीज का कारण होता है, लोग बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स में हर चीज का कारण होता है। यूं ही नहीं होता कि मन किया चलो ये चीज कर देते हैं। हिस्ट्री में भी कोई ना कोई घटना घटी होगी, तो क्या और क्यों वाले अगर आप चीजें पूछोगे तो चीजें समझ में आएगी और मजेदार तरीके से आएगी। तो बात कर लेते हैं सर, कारण क्या था कि जिसकी वजह से ये किया गया। इसका मेन कारण है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में, यानी कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मेन वाले पार्ट में 2 घटनाएं घटी थी। पहले घटनाओं से पहले का पार्ट जान लेते हैं कि सर इतिहास उस समय कुछ इस तरह का था कि अमेरिका आजाद हो चुका था 1776 में, 1776 में अमेरिका आजाद हो चुका था हमारा, और अभी 1813 की बात चल रही है। अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था, वो अपनी नीड को खुद ही पूरा कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि पहले अमेरिका जब खुद गुलाम था हमारे जैसे ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के व्यापारी जो भारत में व्यापार नहीं कर रहे थे वो अमेरिका में जाकर के अपना सामान बेच रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो अमेरिका आजाद हो गया हमारा, और खुद का सामान खुद बना भी रहा है, अपनी नीड पूरी कर रहा है, तो व्यापार तो कम होना ही होना है। यानी कि अब पहले वाले जो लोग अमेरिका जाकर के व्यापार कर सकते थे ब्रिटेन के व्यापारी, वो नहीं कर सकते। एक तो मार्केट खत्म, पहला मार्केट तो खत्म हो गया। दूसरा बची कुछ कसर नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी को क्लियर किया गया ब्रिटेन के साथ में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में कोई व्यापार नहीं होगा, ना तो उनका सामान यहाँ बिकना चाहिए, ना अपना सामान वहां जाना चाहिए। हर हाल में उस साम्राज्य को कमजोर करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में यूरोप का रास्ता भी खत्म। अब गोदाम में माल तो पड़ा है, लेकिन बेचने के लिए मार्केट नहीं है। भारत जा नहीं सकते क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी और उसको अनुमति मिल रखी थी कि भैया तुम्हारे पास एकाधिकार है। पहले काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपके पास 2 मार्केट थे, यूरोप और हमारा अमेरिका। अब वो हो गए खत्म। तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटिश व्यापारी जो थे वो भागे भागे गए उस समय क्राउन के पास में, राजा या रानी के पास में। ऐसा 2 स्थिति हमारे सामने है, 2 में से कोई भी एक चीज कर लो। ये औद्योगिक रेस जो चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहा है हमारा, या तो इसमें ब्रिटेन को पीछे रहने दो, यूके को पीछे रहने दो, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कंटिन्यू रखो, या फिर हमारे गोदामों में माल पड़ा है, हम डिमांड दिखाई दे रही है, मार्केट दिखाई दे रहा है, वहां चले जाते हैं, हमको व्यापार की अनुमति दे दो, है ना? तो देश पहले आएगा, ऑब्वियसली बात है कि ऐसे कैसे पीछे रह जाए। तो इसी वजह से व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। करप्शन कारण नहीं था हमारा, ये मेन कारण था जिसकी वजह से 213 साल बाद एक पर्टिकुलर कंपनी का व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया कि भैया तुम अकेले व्यापार नहीं करोगे, खूब कमा लिया तुमने, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन पूर्णतः व्यापारिक गतिविधि समाप्त नहीं करी, व्यापार कर सकते हो अभी भी, सिर्फ व्यापार एकाधिकार समाप्त किया, ट्रेड की मोनोपोली को समाप्त किया। क्लियर? तो कौन सा व्यापार भारत में कर सकते थे? एक तो चाय का जो व्यापार था उसमें मोनोपोली कंटिन्यू थी, वैसे चाय का व्यापार के अंदर और कोई नहीं आएगा, अभी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, बाकी कोई करना चाहता तो कर सकता है। इसके अलावा चाइना के साथ जो व्यापार था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अभी तो भारत में जाओ व्यापार करो, चाइना का बाद में देखेंगे, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो बाद में चाइना की बात भी करेंगे। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी कौन सी मोनोपोली बरकरार थी, कंटिन्यू थी, एक तो चाइना में व्यापार की और दूसरा भारत में चाय का व्यापार, टी का ट्रेड, ये बकायदा हमारा कंटिन्यू था और ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? अब ऑब्वियसली बात है इसमें कंपनी को थोड़ा तो नुकसान होगा, कोई और व्यापार करने आएगा तो कमाई कमी आएगी। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एक चीज कर दी गई और अनुमति दी गई, काम करो, तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसमें तुम्हारा जो लाभ का परसेंटेज पिछले एक्ट में हमने 10% दिया था, तुम 10.5% ले लो, यानी थोड़ी सी प्राइस अपनी चीजों की और बढ़ा दो, जिससे सेम चीज अगर तुम्हारी बिकेगी तो तुम्हारा लाभ भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए हमारा, ये चीज की अगेन प्राइस करने की अनुमति दी गई। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और किया गया, कंपनी भी कम नहीं थी, फिर कहती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
कंपनी को ये कहा गया कि देखो सर, जो भारत से टैक्स के रूप में कमाओगी उसका रजिस्टर अलग करो, और भारत से जो तुमने व्यापार के रूप में कमाया प्रॉफिट के रूप में अपने सारे खर्चे निकालने के बाद में उसका रजिस्टर अलग करो। कि क्यों सर? कि सर पिछले बात कही गई थी 5 लाख रुपए देने हर साल। कंपनी इतनी चालाक थी, कल किसमें 5 लाख रुपए मांगे थे हमारे भारतीय रेवेन्यू में, भाई टैक्स जितना कमाओगे यहाँ लिखा, वापस निकाल देता हूँ, कहाँ गया भैया, ये इधर गया, ये ऊपर लिखा हुआ इंडियन रेवेन्यूज में से, भारतीय राजस्व में से। क्लियर? यानी कि जितना पैसा तुमने टैक्स के रूप में कमाया है उसमें से देना है। कंपनी इतनी चालाक थी कि दिखाती थी रजिस्टर में रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू का पैसा व्यापार में डाल दी थी। जैसे 5 लाख तो पूरे हमारे पास आई नहीं, तो आपको कैसे दे सकते हैं? लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे कहाँ थी? उसका काम करो, अगर तुम्हारे पास खर्चा ही नहीं है, कमाई नहीं है, तो खर्चे कैसे किए? अब अपना आप देख लेंगे, काम करो, रेवेन्यू रजिस्टर अलग बनाओ और जो कमर्शियल रजिस्टर है आपका वो अलग बनाओ, प्रॉफिट को सेपरेट कर दिया जाए ताकि हम चेक कर सके कि कमा कितने रहे हो और उसमें खर्चा कितने करो। तो खर्चे में तो तुम्हें रजिस्टर करना ही करना, बताना हमको, तो जब तुम कमाओगे नहीं ज्यादा तो फिर हमारा खर्चा कैसे शो करोगे? तो ये चीज जो है हमारा आप अलग अलग करेंगे, क्योंकि कंपनी को 5 लाख रुपए भी हर साल ढंग से नहीं दे पा रही थी, ये कहते हैं सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये प्रावधान ऐड किया गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है पहले पार्ट के। क्लियर? ये दो आपको याद होने चाहिए, पहला और दूसरा पार्ट। अब आगे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी का बहुत सवाल है, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन है लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है। ईसाई मिशनरीज जो हुआ करती थी उनको भारत में आने की अनुमति मिली इस एक्ट के माध्यम से। सीधा सवाल है एग्जाम के अंदर, वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से भारत के अंदर ईसाई मिशनरी का उदय हुआ, यानी कि आने की अनुमति मिली? आंसर लिख देना, चार्टर 1813। बस। दूसरा पार्ट क्या किया गया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कहा गया कि सर एजुकेशन पर भी खर्चा करोगे, भारत के अंदर ब्रिटिश इंडिया का जो क्षेत्र है हमारा, उसमें 1 लाख रुपया आप हर साल खर्च करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है कि भैया 1813 का जो हमारा एक्ट था इसमें कितना पैसा खर्च करने को कहा गया, वो अमाउंट भी पूछा गया 1 लाख रुपया। याद रखिएगा। तो पहला सवाल वो कौन सा एक्ट हुआ करता था जिसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली, ये सवाल पूछा गया सवाल है, याद रखना 1813 का एक्ट। दूसरा सवाल कितना पैसा एजुकेशन पर खर्च करने को कहा गया इस एक्ट के माध्यम से? 1 लाख रुपया। रिवर्स भी पूछा गया कि वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी को वेस्टर्न एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने को कहा गया, वो भी यही एक्ट था हमारा। क्लियर? और अंत में आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, आज की तारीख में इनकम टैक्स देते हैं, उसकी जो शुरुआत है वो इस एक्ट से होती है, लेकिन रूप अलग है। आज की तारीख में इनकम टैक्स कितना देंगे वो हमारी केंद्र की सरकार तय करती है, भैया इतनी छूट रहेगी उसके बाद देंगे, यहाँ थोड़ा स्थिति अलग है। लेकिन इंडिविजुअल टैक्स की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये कहा गया था उस समय की लोकल गवर्नमेंट को, उस समय की जो स्थानीय सरकार हुआ करती थी, म्युनिसिपैलिटी नगरपालिका वगैरह जो भी हुआ करती थी, उनको कहा गया था अगर आपके एरिया में आपको लगता है कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो? अकॉर्डिंगली कितना इस एक्ट में नहीं लिखा, अकॉर्डिंगली आप टैक्स लगा सकते हो। तो इनकम टैक्स जिसको आप कहते हो इंडिविजुअल टैक्स जो देता है उसकी शुरुआत भी इस एक्ट से हुई थी। एग्जाम में सीधा यही लैंग्वेज यूज की गई थी कि भारत में इंडिविजुअल टैक्स की स्टार्टिंग कहां से हुई, कौन सा एक्ट से हुई, व्यक्तिगत कर देने की शुरुआत कहां से हुई, वही एक्ट हुआ करता था। हो सकता है इस बार इंडिविजुअल टैक्स में इनकम टैक्स दे दे हमारा, है ना, लेकिन ये इंडिविजुअल टैक्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ तो लगता नहीं कि इनकम टैक्स वर्ड का इस्तेमाल करेगा। क्लियर? तो याद रखना ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों पर सवाल बने यूपीएससी से लेकर के नॉर्थ इंडिया के हर पीसीएस में, इन सब पर कभी ना कभी सवाल जरूर बनाया है। क्लियर? छोटा सा एक्ट है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लिया जाए। वेस्टर्न इंग्लिश का प्रसार किया जाएगा, वेस्टर्न मतलब इंग्लिश का प्रसार किया जाएगा। ईएससी का मतलब अभी तो बताया अभी शुरुआत में आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी। डाउट क्यों नहीं हो रहा है? देखो डाउट आप ड्रॉप कर दो, ये डाउट वाले सेक्शन में सबके डाउट दिख रहे हैं मुझे, एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँ सबके डाउट का आंसर कर दीजिए। आप ये मत सोचो मेरा डाउट का आंसर होगा नहीं, हाँ इसी शुरुआत में ताकि कुछ छूट ना जाए तो डाउट सेक्शन में डाल दो, फिर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट चलते रहते हैं हमारे, तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर डाउट निकल जाता है, कभी दिक्कत होती है। ठीक है? तो वेस्टर्न मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का प्रसार किया जाएगा, वहां पर जो पढ़ाते हैं हमारा उसका प्रसार किया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? वेरी क्लियर है? ये चीज का मीनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, फर्स्ट क्लास में मैंने सभी को ये कहा था, क्लास में तो टॉपिक चल रहा होगा, डाउट है आप ड्रॉप कर दीजिए, डाउट सेक्शन में टॉपिक खत्म होते होते या तो आपके डाउट का आंसर आ जाएगा या फिर मैं ऑलरेडी टॉपिक खत्म होने के बाद आंसर कर दूंगा। इससे क्या होगा, एक तो फ्लो भी नहीं टूटेगा हमारा, चीजें क्लियर होती चलेगी और फिर बाद में आपके आंसर भी हो जाएंगे और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निश्चिंत रहिए, डाउट अभी उम्मीद है सबके डाउट क्लियर हो गए, कोई बाकी नहीं रहा होगा, अगर है कोई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, हम भी चर्चा कर लेंगे। अच्छा क्लास में रुक गई थी, अच्छा ये बता देते हैं, EIC का मतलब है ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, आई फॉर इंडिया और सी का मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बस यही है EIC। ठीक है? या उस समय की रेट तो हमको पता नहीं है कि कितनी हुआ करती होगी, है ना, थोड़ा इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय हम पॉइंट की जो है हमारी कीमत थोड़ा सा पता लगा सकते हैं, है ना, ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ एक्सचेंज तो हुआ करते थे, लेकिन एक्सचेंज का जो मीडियम था वो वाली रुपीज वगैरह नहीं हुआ करता, उस समय जो करेंसी चला करती थी सोने के पर्टिकुलर माध्यम से, उसके अकॉर्डिंग हमारा लिया गया था। हाँ भारत में था, भारत में एजुकेशन का प्रसार कर रहा था, लेकिन इंडियन एजुकेशन का नहीं, जो ब्रिटिश सिस्टम चला करता था एजुकेशन का एक्जेक्टली वही सिस्टम यहाँ पर रन करना था। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी थी हमारा, हाँ, उसमें हर सब्जेक्ट को उसी अकॉर्डिंगली साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना था। अब हमारे लिए तो दिक्कत वाला समय था क्योंकि हम उस समय थोड़ा रिलीजियस ज़्यादा थे, हम स्पिरिचुअल ज़्यादा हुआ करते थे, तो हमने इसका विरोध भी किया कि सर ये चीज़ हमारा बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़े पॉइंट ये हो गया हमारा खास। अब आखिरी पॉइंट बचा है, इसको फटाफट कर लेते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है तो क्लास में कंटिन्यू रहना, देख लेंगे एक बार कि कितना याद है और कितना और रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इसने क्या कर दिया, जो पावर का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था, कौन सा एक्ट के माध्यम से पावर का सेंट्रलाइजेशन शक्ति का केंद्रीकरण स्टार्ट हुआ था, कौन सा एक्ट था वो? लेट 1773। वो सारी पावर अब इस एक्ट ने छीन ली, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के पास जो भी पावर थी वो सारी छीन ली और किसको दे दी? बंगाल के गवर्नर जनरल को। और बंगाल के गवर्नर को क्या कह दिया, अब तुम पूरे भारत के लिए कानून बनाओ। यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण कंप्लीट कब हुआ, वो जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था वो कंप्लीट कब हुआ? 1833 में। सवाल पूछा आरंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तो 1773। पूछे कंप्लीट कब हुआ सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण, तो 1830 1833। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत पर कानून बनाने की अधिकार मिल गया, लेजिस्लेटिव पावर मिल गई। अब सोच के देखो, एक व्यक्ति पूरे भारत पर कानून बना रहा है, लेकिन उसकी पोस्ट का नाम है गवर्नर जनरल बंगाल, थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए वन सेकंड क्या किया जा रहा है, पोस्ट का नाम चेंज किया जा रहा है और बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। याद रखिएगा, ये वो पर्टिकुलर एक्ट है जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम की पोस्ट क्रिएट हुई। क्या किया, सबसे पहले तो आपने बॉम्बे और मद्रास से सारी पावर छीन ली, क्या भैया तुम अधीन काम करोगे, किसके अधीन काम करोगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के। और बंगाल के गवर्नर जनरल को कह देगा तुम पूरे भारत पर कानून बनाओगे, लेकिन कानून पूरे भारत पर बना रहे हो, पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या कर दिया, इसको पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया हमारा, और क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरफ चेंज करके हमने कर दिया यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा, बोलोगे तो नहीं। अब इस पोस्ट पर आने वाले व्यक्ति, पहले व्यक्ति का नाम क्या था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो व्यक्ति थे जो पहले हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। यही पहले गवर्नर जनरल थे और यही आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल थे। वन सेकंड, पोस्ट का नाम चेंज किया आपने, व्यक्ति को नहीं बदला, तो जो आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल हुआ करता था वही पहला हमारा क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। क्लियर है जी? नहीं क्लियर, कोई डाउट इस पॉइंट में? ये सिंपल सा पार्ट है। अगला पार्ट नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। कुछ हमारे चेंजेस किए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो जो कार्यकारी परिषद बनाई थी हमने, उसके अंदर अभी तक कितने सदस्य थे हमारे, कितने सदस्य थे?
कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 3 बिल्कुल सही कहा, जैसे 3 हो गए थे सर, पहले 4 थे हमारा, फिर 3 कर दिए 1783 में हमारा, अब क्या हो रहा है हमारा, हाँ 1 + 3 बिल्कुल सही कहा। अब उसमें एक और एक्स्ट्रा मेंबर लेकर आया जा रहा है, एक्स्ट्रा मेंबर कौन सा लेकर आया जा रहा है? 4th मेंबर यहाँ पर लेकर आ रहा है, उस व्यक्ति का नाम क्या है हमारा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को एक तीसरे सदस्य के रूप के अंदर हमारे यहाँ पर शामिल किया गया, और क्यों शामिल किया गया, अब क्यों जरूरत पड़ेगी, पहले तो काम था आपके पास, वीटो पावर वाले पर्टिकुलर रीजन था, हमने डिस्कस किया था। अब क्या है, इसका रीजन था लॉ कमीशन की स्थापना। अब भाई पूरे भारत के लिए आपको कानून बनाना है, तो पहले तो अलग-अलग कानून चल रहा था, बॉम्बे के अलग कानून थे, मद्रास के अलग कानून थे, और बंगाल के अलग कानून हमको दिखाई देते थे। अब पूरे भारत के लिए कानून बनाना है, तो पहले बॉम्बे ने कानून बनाया होगा, अपने लिए अलग बनाया होगा। मान लो किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसने 2 साल सजा कर रखी होगी, मद्रास ने अपने अकॉर्डिंग अलग कानून बनाया होगा, उसने 3 कर रखी होगी, बंगाल ने शायद 1 साल कर रखी होगी। तो कैसे हो सकता है कि पूरे भारत के ऊपर एक ही कानून काम करे? नॉट पॉसिबल हमारा। तो इसीलिए वो सारे कानून को रिव्यू करना बड़ा जरूरी था कि अब तक कैसे-कैसे कानून है, और रिपीटेड जो कानून है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं जैसे, उनको हटाना पड़ेगा और पूरे भारत को एक जैसा लॉ बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक लॉ कमीशन बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया, जैसे आज भी लॉ कमीशन होती है हमारी, वैसे उस समय इस लॉ कमीशन की शुरुआत होती है। और लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे, और लॉर्ड मैकाले को कहा था कि आप अपना काम करके अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे किसको? काउंसिल को। वो जो परिषद थी हमारी गवर्नर जनरल की, उसको, यानी कि उसके साथ मिलकर के आप काम करेंगे। यही वो रीजन है कि यहाँ पर 4th मेंबर के रूप में हमारा ये लॉर्ड मैकाले को ऐड किया गया। ये तो याद हो जाएगा कि भैया हमारे जो चौथा मेंबर ऐड किस एक्ट के वजह से क्यों किया गया, इसका ये रीजन हमारा है। जैसे लॉ कमीशन का अध्यक्ष ये हुआ करते थे, और लॉ कमीशन बनाई क्यों थी? पूरे भारत के लिए ओवरऑल जितने भी लॉ बन रखे हैं उनको रिव्यू करना, उनको कोडिफाई करना, यानी कि एक पर्टिकुलर बुक में डालना, और पूरे देश में एक जैसा कानून लगाना हमारा, जो रिपीटेड है उसको हटाना। ये पर्टिकुलर काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी लॉर्ड मैकाले और 3 अदर लोगों को। 3 लोगों के नाम याद नहीं करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। ये हमारा लॉ कमीशन बनाया गया था, और ये वो कारण था कि 4th मेंबर ऐड किया गया। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अंदर कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंज किया गया? उसको कहा गया भैया अब से तुम कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करोगे। मतलब सन 1600 में भारत में व्यापार करने आई कंपनी से 233 साल बाद में व्यापार करने का अधिकार छीन लिया, क्योंकि 1813 में जो व्यापार एकाधिकार छीना था, ट्रेड मोनोपोली छीनी थी, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सभी हमारे जो अच्छे से कमाने लगे, मार्केट अवेलेबल था भारत के अंदर, तो कभी इसको ट्रेड मोनोपोली क्या करेंगे। और वैसे भी नाम मात्र का व्यापार भारत में कर रहा है, चाय का व्यापार कर रहा है, तो वो भी 20 साल हमने कंटिन्यू कर लिया, तो खूब कमा लिया। अब एक काम करो, ये भी मोनोपोली छीन लेते हैं। तो कह दिया भैया तुम्हारी मोनोपोली छोड़ो, तुम व्यापार ही नहीं करोगे, अब से कमर्शियल एक्टिविटी ही समाप्त कर दी। क्या तुम व्यापार नहीं करोगे, क्या करोगे? हमारे साथ मिलकर के प्रशासन संभालोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि जो कंपनी 1600 में व्यापार करना है उसका तुमसे व्यापार नहीं संभलता भैया, तुम व्यापार छोड़ो, अब तुम क्या करो, व्यापार संभालने के लिए और सारे लोग हैं, अब तुम्हारे साथ प्रशासन संभालो, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। तो एग्जाम में अगर सवाल पूछे कि वो कौन सा एक्ट था जिससे ट्रेड मोनोपोली समाप्त हुई, यानी कि व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ, तो आंसर 1813, बिल्कुल सही, 1813 व्यापार एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली समाप्त हुई। ठीक है, लेकिन पूछे कि व्यापार खत्म कैसे हो गया, कौन सा एक्ट की वजह से व्यापार गतिविधियां समाप्त कर दी, व्यापार करने का अधिकार छीन लिया, 1833। क्लियर? ये छोटा सा डिफरेंस है। ट्रेड मोनोपोली समाप्त होना अलग पार्ट है, और ये अलग पार्ट है। सेंट्रलाइज स्टार्ट हुआ वैसे का, आप अभी ज्वाइन हुए, अब बता दें सेंट्रलाइज स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1700। वीडियो रुक गया, ओके, ये क्या हो गया भैया, मेरे तो ठीक है, क्लियर है, तो बीच में कोई ग्लिच आया होगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो कंपनी को ये कहा गया कि आप तुम तो व्यापार कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारे जो भी काम थे वो हम करेंगे, यानी कि जो नियुक्तियां थी, सिविल ऑफिसर्स की जो नियुक्तियां थी या मिलिट्री ऑफिसर की जो नियुक्तियां थी, अब से हम देखेंगे, तुम केवल हमारे दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, ना ही अपने कोई पर्टिकुलर चलोगे। यानी पूरा का पूरा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। अपॉइंटमेंट जो कौन करता है अब अलग-अलग पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, वो भी हमारा गवर्नर जनरल के द्वारा, यानी गवर्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। तो ये प्रावधान इसमें थे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इस एक्ट के संबंध में। कौन सा? बंगाल का विभाजन कब हुआ जरा बताओ? जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है। हिस्ट्री की कुछ ओल्ड बुक्स में लिखा गया, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, 1905, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब इस फैक्ट को पढ़ो, स्प्लिट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। इस एक्ट में 1833 में ये प्रावधान ऐड किया गया था। ये सोचा गया था कि हम क्या करेंगे, फोर्ट विलियम को, यानी कि बंगाल जो उनका गढ़ था वो, और आगरा वाला जो पर्टिकुलर हिस्सा था जो आज यूपी का पार्ट है हमारा, उसको 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देंगे। बंगाल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज तो बहुत छोटा है। उस समय नॉर्थ ईस्ट का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन, थोड़ा सा ऊपर का अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारा पोर्शन, बांग्लादेश का पर्टिकुलर पोर्शन, बंगाल आज का, उड़ीसा, बिहार का रीजन, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक आ जाओ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा और विचार उत्तराखंड से, यूपी का वेस्टर्न पार्ट थोड़ा छोड़ देते वो हिस्सा, नीचे उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, झारखंड वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सब उतना बड़ा बंगाल था उस समय। तो इतने बड़े राज्यों को संभालने के लिए तो दिक्कत हुई थी प्रशासनिक तौर पर। तो पहले 1833 में जो बात की गई थी वो प्रशासनिक तौर पर बांटने की बात की गई थी, बांटा नहीं था। मैं यहाँ लिखा भी इसीलिए लेटर सस्पेंडेड, मतलब इस प्रावधान को बाद में हटा दिया गया था, लेकिन इसमें लिखा जरूर गया था। तो आधार क्या था हमारा? प्रशासन। 1905 में क्यों बना था? किस आधार पर बना था? रिलीजियस मैटर्स भी हमको देखने को मिलते हैं कि हमने आबादी के अकॉर्डिंग मारा कि मुस्लिम आबादी कहाँ ज़्यादा है और मुस्लिम आबादी के अलावा हिंदू आबादी कहाँ पर, ऐसे हमारा मेन पर्टिकुलर पार्ट था और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी उस समय 1905 की बात की जाए तो। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, मेनली आधार क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे बहुत बड़ा पर्टिकुलर पार्ट है, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। अब एग्जाम में एक सवाल बनता है, ये तो हमको याद है 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन सवाल ये पूछा गया एग्जाम में, किस एक्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम बंगाल के विभाजन की बात की गई? किस एक्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम पहली बार बंगाल के विभाजन की बात की गई? वो ये एक्ट था। जबकि हमारा ये फैक्ट एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये पर्टिकुलर जो फैक्ट है हमारा लक्ष्मीकांत में भी नहीं है। ये फैक्ट मिलता है ओल्ड जो एनसीईआरटी आया करती थी उसमें, और वहां से इसको मैंने ऐड किया। आपको याद रखना क्यों, यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा था और उसके बाद में हमारे पीसीएस में ये सवाल पूछा गया, इसीलिए याद रखना। एक प्रावधान और था इसके अंदर, कहां गया भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रावधान है। सिविल सर्विस कब से स्टार्ट हुई थी भारत में? भारतीयों को सिविल सर्विस में कब शामिल किया गया था? तो ये अब आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो रहेगा चार्टर 1853, वहां रहेगा ये पॉइंट हमारा 1853 में। कैसे भारतीयों के लिए सिविल सर्विस की एंट्री थी वो 1853 के चार्टर के माध्यम से खुल गई थी। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले भी प्रयास किया गया था 1833 में। इस एक्ट में लिखा गया था कि प्रशासन के अंदर, यानी कि सिविल सर्विसेज के अंदर भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ये बात कहने वाला पहला एक्ट कौन सा था? वो यही एक्ट था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरोध किया था। जैसे हम नहीं चाहेंगे कि भारतीय इसमें शामिल किया जाए, तो इसको भी बाद में हटा दिया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सवाल बन सके पूछे कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या सिविल सर्विसेज में भारतीयों को कब शामिल किया गया या किस एक्ट के माध्यम से शामिल किया गया? आंसर आएगा चार्टर 1853 जो कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। लेकिन ये सवाल है पहला अधिनियम कौन सा था जिसने भारतीयों को शामिल करने की बात करी या पहली बार बात कब की गई? तो आंसर 1833 आ जाएगा। ये दो फैक्ट्स जो है कभी लागू नहीं हुए, एक तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट और इससे पहले हमने बंगाल प्रेसिडेंट देखा ये लागू नहीं हुए, लेकिन ये इसी एक्ट का हिस्सा थे। ये आपको याद रखना, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ये है चार्टर एक्ट 1853। एक्ट में क्या लिखा था ये याद हो गया। अब थोड़ा सा वो कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं हमारा पढ़ा रहा है। जैसे बीच में कितने सारे लोग रहे थे, ये लोग रहे थे 9 लोग, बंगाल का देखा हमने, अभी हमने खत्म किया, वहां से गवर्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट स्टार्ट हुई है। तो ये 9 लोग थे जो अलग-अलग पर्टिकुलर टाइप के बने थे हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल, बिल्कुल सीक्वेंस से लिख रखा है और ये याद भी करना पड़ेगा। लेकिन याद कैसे करें सर, इतना सीक्वेंस थोड़ी याद होता है। तो जितना क्लियरली कांसेप्ट हमने समझा है उतना ही क्लियरली फैक्ट भी याद करोगे। नीचे देखो एक लाइन लिख रखी है, ये याद करने की ट्रिक है इसको। आपको टेबल याद नहीं करनी है
किसी काम की नहीं है। ये कार्यकाल का टाइमिंग याद रखना, ये भी किसी काम का नहीं है हमारा। एग्जाम में जो सवाल आता है पहले वो कैसा आता है ये देख लेते हैं। एग्जाम में सवाल पूछेगा, सर जॉन सोर के बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? या लॉर्ड हस्टिंग्स से पहले हमारे बंगाल के गवर्नर कौन थे? इस तरह के सवाल आते हैं। या फिर क्या करेगा, इसमें से 3-4 नाम ले लेगा कोई भी और कहेगा अरेंज करके बताओ, पहले कौन बना, बाद में कौन बना, या बाद में कौन बना, पहले कौन बना। इसके लिए तो हमको ये याद होना चाहिए कार्यकाल, वो याद नहीं कर रहे। एक ट्रिक है नीचे, क्या है? हँसकर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एम्बर्स के बैट से पीटा। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। जैसे कि बैल था, बड़ा शोर मचा रहा था, कान में शोर हो रहा था उस बैल के हँसने के कारण में, तो बार्लो को गुस्सा आ गया। उसका एक रूममेट होगा हमारा, तो मिनटों में वो क्या करा, हमारा एम्बर्स नाम का कोई रूममेट होगा, मिनटों में उसने हमारा बैट लिया, स्टिंग किया, वो जैसे नारुतो को बेहोश करते हैं, क्योंकि सीधा तो नहीं जा सकता, बैल सिंकिंग मार देगा, तो बेहोश किया, मिनटों में स्टिंग किया उसको, फिर पीटा। शॉर्ट स्टोरी इसलिए बने ताकि सीक्वेंस याद हो सके, क्योंकि हमारी क्लास में हम सब याद करेंगे, प्रेसिडेंट कौन-कौन रहे, प्रधानमंत्री कौन-कौन रहे, ये सब पॉइंट्स याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सीक्वेंस वाले सवाल आते हैं, लास्ट में पूछा गया हमसे। वो इसी से याद करेंगे, वो पहले लेटर वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है ना हमारा, वो किसी काम का नहीं रहता, हमको याद नहीं होता। भई पता लगा ऐसे ए, बी, सी ऐसे याद कर लिया, उसको भी याद करके ये ट्रिक लेकर आओ। तो ये एक ट्रिक है, अब इसको मैच करके देखो, बिल्कुल सीक्वेंस है। हँस से 1 नंबर हेस्टिंग्स, कान से कॉर्नवालिस, शोर से जॉन शोर, बैल से वेल वेलीज़ली, बार्लो से जॉर्ज बार्लो, मिंटो फर्स्ट। अब हेस्टिंग्स 2 बार आया तो हमने चेंज कर दिया और स्टिंग कर दिया हेस्टिंग्स। एम्बर्स से एम्बर्स और अंत में आ गया हमारा ये पर्टिकुलर नौवां व्यक्ति बैट से बेंटिक। सीक्वेंस आपको आराम से याद हो जाएगा। अब उसको पूछने दो, एग्जाम में सवाल कैसा आएगा अभी बताया मैंने आपको, या तो वो कहेगा याद नहीं है कौन बना और करना भी नहीं है, हमको ये लाइन याद करनी है। जैसे डॉक्टर कहता है सुबह दोपहर शाम 3 दिन के लिए लेना, सुबह दोपहर शाम 3 दिन के लिए आप लाइन को याद करो, फिर टेबल से मैच करके देखो, अपने आप आंसर लगेगी कि सर कौन पूछे, जॉन सोर, ठीक है, हँसकर कान में शोर, शोर के बाद कौन, बैल मतलब वेलीज़ली। या फिर अरेंज करने को कहते हैं, ये 4 नाम दे दे, 1 2 3 4 दे दे, ये आपके पास सीक्वेंस बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा गया है, बस लाइन याद करो और अरेंज कर दो, कहानी खत्म। हो जाएंगे आंसर। अब मान लो नंबर पूछ लिया सीधा तो कि बताओ 7वां हमारा बंगाल का गवर्नर कौन सा था, ऐसा फैक्ट भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, सामने लिख रखा है, सीक्वेंस चलाओ आराम से याद हो जाएगा। इसका 7 नंबर पे स्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर ये तो हमको पता ही है, वॉरेन हेस्टिंग्स तो पहले हुआ करते थे, तो फट तो हो ही नहीं सकते। हाँ, कोई पूछ ले बताओ 9वां कौन सा था, तो ये लॉर्ड बेंटिंक। ये ट्रिक याद करो, फैक्ट आराम से याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। वैसे हमको अभी करने थे, लेकिन 2 घंटे हो गए क्लास के, हमको पता नहीं लगा, मुझे बोर नहीं होंगे क्योंकि काफी देर से हम देख रहे हैं कंटीन्यूअसली हमारी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो चीजें आपको समझ में जरूर आई होगी। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, बाय चांस कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना। इसके आंसर मैं आपको कल और करवा दूंगा ताकि क्लास में उसको कंटिन्यू कर पाए। ये 10-15 क्वेश्चन है इसके अंदर, आप आराम से कर लीजिए, मैंने ऐड किए हैं। डिस्कस तो हमको क्लास में करने थे, लेकिन टॉपिक थोड़ा बड़ा भी हो गया, कुछ आपके डाउट्स भी थे इसीलिए। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। काल नहीं पूछता और काल याद भी नहीं करना है। अगर मान लो काल पूछ ले, वही वाला पर्टिकुलर पार्ट है, एक तरफ नाम दे दे, एक तरफ काल दे दे, कि भाई पीरियड कितना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको काल याद ही नहीं करना, हमको सीक्वेंस याद रखना, वैसे करना है। हाँ, लॉन्ग टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंदी है हमारा। चलो सर बैच काफ़ी लॉन्ग चलेगी। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। ये बैच कम से कम आपका पॉलिटी की बात अगर हम करें तो काफ़ी लंबा जाएगा। अभी तो 2 ढाई महीने समथिंग हमारा आगे बढ़ेगा, जब हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे तो पूरा एक चीज़ को डिटेल में चलेगी। अप्रैल तक है, चलो अप्रैल तक हमारे साथ ही कह रहे हैं। बीपीएससी में एज वाला क्या हुआ है, एज का तो कुछ हमारा चेंजेस किए गए थे, हम शाम को चर्चा करेंगे क्योंकि वो टॉपिक मुझे भी देखना है। एज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ चेंजेस शायद किए गए थे। एलिजिबल नहीं थे तो 771 लोगों को क्या किया गया था, हमारा डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अभी कल का नोटिफिकेशन आया था, तो आज शाम को चर्चा होगा 12 बजे, वहाँ हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को और उसमें चर्चा करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न को भी बात देख लेंगे कि एग्जाम के पैटर्न में बिहार पीएससी में क्या चेंजेस आया। ऐप पर ही होगा तो एग्जाम के पैटर्न में जो चेंजेस आए वो जान लेंगे, साथ ही साथ में स्कीम क्या है और हमें क्या-क्या रणनीति फॉलो करनी चाहिए, जो आपकी क्लास की बीच में डाउट आते रहते हैं, उन सबका समाधान वहाँ कर लेंगे। ठीक है? हाँ, लिंक मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मिल जाएगा। 9 बजे सेशन होगा, 9 पीएम पर हमारा सेशन होगा। अभी इस क्लास